रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से बताना है। होएगा सर। सर होएगा। ओके ओके ठीक है, चलो डन। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं सर। तो कंपनी लॉ में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे सर? ऐसे कंपनी लॉ के अंदर ना हम लोग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये ओवरऑल चैप्टर का नाम है। मतलब जिसके अंदर आपको कंपनी मैनेजमेंट एंड कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल होता है उसका सारा डिटेल्स आप लोगों के साथ में डिस्कस अभी कर रहा हूँ। और अगर आप वेरी स्पेसिफिकली बताया जाए, जैसे इससे पहले 3 ऑलरेडी क्लासेस हो चुका है इसी टॉपिक में, चैप्टर में। और आज का जो टॉपिक रहेगा सर, आज मैं आपसे बात करूंगा सर कंपनी मीटिंग के बारे में। मैंने स्टार्ट कर दिया था, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आई होप आप लोगों को याद है। अगर बाई चांस भूल चुके हो तो फिर से क्लासेस एक बार देख लो, या मिस किए हो तो। गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज क्या करना है सर, वो जो मीटिंग के बारे में हम लोगों ने बात करना चालू किया था ना, एनुअल जनरल मीटिंग हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, तो कंपनी जो एजीएम ईजीएम ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर वहाँ पर जो मीटिंग में जो डिस्कशन होता है सर, उसका भी एक नाम है। याद है आप लोगों को? मीटिंग में जो डिस्कशन करता है कंपनी, मीटिंग तो ऐसे ही नहीं बुलाते भाई, आज चाय पे अड्डा थोड़ी होगा वहाँ पर। अड्डा तो बनाते हैं, पर चाय का अड्डा नहीं बनाते, बिजनेस अड्डा करते हैं ना। क्या बोलते हो? कंपनी मीटिंग बुला यस के सर। आपसे अड्डा जरूर करते हैं, अड्डा मारते हैं सर। अड्डा मारना समझते हो ना? ये हमारे बंगाल में बड़ा अड्डा कल्चर है सर। अड्डा समझते हो? पाड़ा के दुकान पे अड्डा, चाय के दुकान पे अड्डा। तो ये अपने बंगाल में बड़ा फेमस है, नॉट जस्ट इन बंगाल, थ्रू आउट द इंडिया अड्डा कल्चर इज अ वेरी फेमस कल्चर। चाहे आप यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, मतलब रास्ते में चौराहे में अड्डाबाजी होता है। बंगाल में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो कंपनी जो अड्डा करते हैं ना, ये अड्डा वो अड्डा नहीं है सर। कंपनी का जो ये अड्डा का बात मैं कर रहा हूँ, कंपनी अपनों मतलब मीटिंग बुलाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग बुला के अड्डा बनाते हैं। अब ये अड्डा क्या है? जैसे कंपनी अपने अकाउंट्स का डिस्क्लोज करते हैं। क्या करते हैं सर? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। बात को सुनना ध्यान से, मैं लास्ट दिन भी समझाया था एक बार लास्ट क्लास में कि कंपनी अड्डा बनाते हैं जिसमें अकाउंट्स डिस्क्लोज करते हैं। मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है ना सर, फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हो सर? कंपनी का ट्रेडिंग यस सर, अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल कंपनी का, बैलेंस शीट ये सर वेरी गुड, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, या फिर आप ऐसे बोल और सकते हो कैश। इनकम, हाँ कैश फ्लो, वेरी गुड सर। इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज बैलेंस शीट स्टेटमेंट, ठीक है, ये मेनली। और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हर एक कंपनी को बिल्ड करना पड़ता है एनुअल लेवल में, क्वार्टर लेवल में। और ये जो एजीएम जब भी होता है ना साल में एक बार, एजीएम का डिटेल्स मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, पूरा अलग डिस्कशन है एजीएम का, क्या रूल्स रेगुलेशन है वहाँ पर क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी वहाँ पर अड्डा में ये डिस्क्लोज करता है जो भी उसका अकाउंट्स बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर कंपनी और क्या करता है? डिविडेंड डिक्लेयर करता है, एनुअल डिविडेंड, है ना, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जो रेगुलर डिविडेंड होता है कंपनी का, जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड दिया जाता है ना, तो वो डिविडेंड डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं कि भाई किसको कितना डिविडेंड देंगे, मतलब पर शेयर में क्या डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, फेस वैल्यू पे कितना होगा, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को हर क्लास में समझाता रहता हूँ किसी ना किसी रियल लाइफ शेयर के ऊपर, जैसे कि रिलायंस का, कभी आईटीसी का, ठीक है। ऐसा डिविडेंड देने में आईटीसी बड़ा पॉपुलर है सर, इट्स अ वेरी पॉपुलर कंपनी प्रोवाइडिंग डिविडेंड। इसके अलावा आपको और क्या करता है अड्डा में, कौन बोलेगा? सर वो डिस्क्लोजर, वो क्या कहते हैं, डायरेक्टर का रिटायरमेंट और रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग वन। मतलब जो मतलब यहाँ पर नॉर्मल बात है कि कोई डायरेक्टर है वो रिटायर कर रहा है कंपनी से, उसके जगह न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करना, ये ऑर्डिनरी बिजनेस का पार्ट है। और एक पार्ट रह गया, हाँ क्या रह गया सर? ऑडिटर रेम्युनरेशन। यस सर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन। समझ रहे हैं सर? मतलब ऑडिटर को अपॉइंट करना और उसका जो भी रेम्यूनरेशन होगा, ऑडिटर का जो फीस होगा वो डिसाइड करना। तो ये जो मैंने आपको अड्डा के बारे में बताया ना, ये जो 4 अड्डा है ADDA, जिसमें अकाउंट्स हो गया, डिविडेंड हो गया, डायरेक्टर्स का बात हो गया और ऑडिटर का बात हो गया, ये 4 जो पॉइंट है ये अड्डा है। और ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में ही डिस्कस हो सकता है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में ही डिस्कस हो सकता है।
तो इसके बारे में मैंने लास्ट वीक चर्चा किया था कि कंपनी मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस का चर्चा करते हैं। सर ऑर्डिनरी बिजनेस छोड़ के और किसी चीज का चर्चा नहीं करते? हाँ करते हैं ना। ये जो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में मैंने आपसे बात किया, ये ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जो भी बिजनेस मीटिंग में चर्चा होता है उसको क्या कहते हैं? स्पेशल। स्पेशल बिजनेस। थैंक यू सर। ऑर्डिनरी को छोड़ के अगर किसी भी और तरह का बिजनेस के बारे में मीटिंग में चर्चा हो तो उसको स्पेशल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी मैटर हो सकता है उसमें, न्यू सेटअप ऑफ एंटिटी, मतलब कहीं पर कोई फैक्ट्री डालना हो, कोई न्यू वेंचर में इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, किसी और दूसरे कंपनी को एक्विजिशन करना हो, बहुत सारे टॉपिक में डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, कंपनी का लिक्विडेशन हो, क्या क्या मतलब मैं कोई यूनिट बेचना हो, ठीक है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करना हो, बहुत सारे बातें हो सकता है, कंपनी का डिवेंचर इशू करना हो, मतलब एक बिजनेस चलाने के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्कशन हो सकता है। बट ये चारों जो अड्डा के बारे में मैंने आपसे बात किया, इसके अलावा एनीथिंग एल्स स्पेशल बिजनेस। ठीक है, हो चुका है ना इसके बारे में मैं जो भी आपसे बात अभी किया? यस सर। तो आज क्या करूंगा सर, आज मैं आपको बताऊंगा कि मीटिंग करने के लिए क्या मैंडेटरी है। लास्ट दिन जो बताया था वो था प्री रिक्विजिट ऑफ अ मीटिंग, मतलब कंपनी को मीटिंग बुलाने के पहले क्या करना पड़ता है, कितना दिन पहले नोटिस भेजना पड़ता है, क्या क्लियर डेज का कॉन्सेप्ट था, याद होगा आप लोगों को। तो आज और उसमें नहीं जाएंगे, आज क्या बात करेंगे, जैसे कोरम के बारे में बात करना है, मतलब मीटिंग में कौन आएगा, कितना मेंबर प्रेजेंट होने से मीटिंग होगा, सिंपल बात है। ठीक है, अगर मीटिंग में मेंबर या शेयर होल्डर नहीं आ पाते तो उसके जगह में कोई किसी को भेज सकता है क्या? उसको प्रॉक्सी कहते हैं। अच्छा, मीटिंग होगा तो वोट भी हो सकता है, मतलब किसी डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे वोट का मैटर आ यस सर। सकता है। तो कौन वोट कर सकता है, वोट कितना तरह का होता है कंपनी के अंदर, समझ में आ रहा है? सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो। यस सर। हाँ सर। जितना नॉर्मल वे में समझोगे उतना बेहतर। ठीक है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करना है, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे बोल के एकदम दिमाग को एकदम ऐसे नहीं सोचना है कि भाई कंपनीज एक्ट पढ़ रहे सीरियस हो जाते। सीरियस तो दिमाग में होना चाहिए, सीरियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट पढ़ने के टाइम पे खुशी भी होना चाहिए कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो जितना खुशी से पढ़ोगे उतना याद भी ज़्यादा रहेगा। ऐसे ही ये तो आप लोग जानते हो, कोई भी काम अगर प्यार से किया जाए तो उस काम का एक अलग ही लेवल होता है, और अगर वो ज़बरदस्ती करवाया जाए, हाँ आप समझ जाते हो ना सर, जबरदस्ती कोई भी काम करवाए तो क्या हालत होता है उसका। तो जबरदस्ती तो कुछ नहीं होना है दुनिया में, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता है रे। हाँ रे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो आप लोग पढ़ते हो। हाँ हाँ, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग बहुत सारे सेक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें ये रजिस्टर का एरिया कवर कर चुके हैं, अगर किसी ने नहीं किया डोंट वरी, उनके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, या फिर वो बाद में रिवीजन भी कर सकता है और इसको क्लास को बाद में देख भी सकता है। एनुअल रिटर्न का डिस्कशन है सर, एनुअल रिटर्न मैंने कर लिया, 92 से 94 का डिस्कशन। ऐसे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कशन चालू होता है 88 से और ख़त्म होता है 120 तक। 88 से 120 का पूरा लंबा डिस्कशन है, 120 122, ठीक है, 122 तक का डिस्कशन है बेसिकली। ठीक है, डिविडेंड का पूरा एकदम एरिया तक। तो कहने का मतलब है ये 88 से लेके 122, ये जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का रूल एंड एरिया है बहुत ही वाइटल होता है एग्जाम सिचुएशन के लिए भी। कुछ ना कुछ सवाल यहाँ से हमेशा पूछता रहता है, स्पेशली इन एग्जीक्यूटिव एंड इंटरमीडिएट लेवल। एंट्रेंस लेवल में इतना कुछ नहीं है, बट ये जैसे कि आपसे बात कर रहा था ना, कितना तरह का मीटिंग होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ये सब क्या होता है, तो ये फाउंडेशन लेवल में कई बार कभी कभी पूछ लेते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, नॉलेज लेते जाओ, नो इशू, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना ये सब बहुत वाइटल टॉपिक बन जाएगा। अच्छा, तो बात क्या है सर, बात कुछ नहीं, आगे आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मीटिंग के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं और फिर रिक्विजिट ऑफ कन्वेनिंग अ मीटिंग सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, रिक्विजिट्स ऑफ कन्वेनिंग अ मीटिंग। तो पहले मीटिंग को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे रिक्विजिट्स ऑफ कन्वेनिंग अ मीटिंग के बारे में बात करना चालू करेंगे। ओके, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए सर, आगे बढ़ो। ओके, बढ़ती का नाम जिंदगी, चलो 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 चलो, कहाँ पहुँच गए चलते चलते। ये लास्ट क्लास का डिस्कशन था। स्क्रीन शेयर नहीं है। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू सर। अभी तो मैं सोचा था कि स्क्रीन शेयर है और पागल की तरह सोच रहा था कि आप भी देख रहे हो। अभी है? यस सर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा देखो सर, जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन, और आप यहाँ पर देख हाँ सकते हो, सर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिजनेस में कंपनी जब भी मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग बुलाने के लिए कंपनी को
तीन एरिया है इसका। एक होता है कि बिफोर मीटिंग एक्सपीरियंस, मतलब बिफोर मीटिंग क्या करना पड़ता है, एक होता है ड्यूरिंग मीटिंग क्या करना होता है, और एक होता है पोस्ट मीटिंग क्या करना होता है। ठीक है, तो लास्ट वीक हम लोगों ने बिफोर मीटिंग एरिया डिस्कशन किए थे, है ना। लास्ट वीक का डिस्कशन था बिफोर मीटिंग डिस्कशन। आज का डिस्कशन होगा ड्यूरिंग मीटिंग डिस्कशन, और फिर कोशिश करते हैं कि अगर पोस्ट मीटिंग तक पहुंच पाए तो वहां पर भी जाने का पूरा बात करेंगे सर। ठीक है, तो लास्ट वीक का डिस्कशन तो आप सबको पता है। अच्छा, देखते हैं रिसेंटली किसी कंपनी का मीटिंग वगैरह है क्या। अच्छा, मैं देख रहा था सर कुछ दिन में कि किसी किसी कंपनी का मीटिंग आ रहा है। चलो देखते हैं सर, थोड़ा मनी कंट्रोल या टिकट टैप में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आप लोग भी चाहो तो रिसर्च वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये सब फंडा जान लो तो खुद का भी नॉलेज बढ़ा सकते हो। ठीक है, टीवी सब शेयर मार्केट रिलेटेड कंपनीज का डेटा यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। जैसे मुझे एमर एंड बैटरी का हिसाब दिख रहा था। एमर एंड बैटरी का कंपनी का नाम है आमर राजा। इसका मुझे सुनने को आया था सर कि ये मोस्ट प्रोबेबली कुछ अनाउंसमेंट किया है। साउथ इंडियन कंपनी है क्या सर? आमर एंड बैटरी नहीं, कोलकाता बेस्ड है, इसका ओनर मोस्ट प्रोबेबली साउथ इंडियन है। ठीक है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है आमर एंड बैटरी। डिविडेंड डिसीजंस के बारे में, डिविडेंड डिसीजंस 2021 के 24 नवंबर को किया था। कॉरपोरेट एक्शंस में रिसेंटली एक बात चल रहा था, अनाउंसमेंट, ट्रेडिंग ड्यू, प्रेस रिलीज अपडेट्स, एक्सचेंज रिगार्डिंग अंडर रेगुलेशन ऑफ 30 लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट अपडेट्स। नहीं, फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इन्फॉर्म एक्सचेंज रिगार्डिंग रेगुलेशन 30। एक मीटिंग के बारे में मैं सुन रहा था, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूं। अरे है, बट एक बार कोशिश किया कर रहा हूँ मैं। कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऐसा कुछ खबर था। न्यू एनर्जी टू बेट ए बिग ऑन न्यू एज बैटरीज, अच्छा हाँ ऐसा कुछ था। ये तो पुराना न्यूज़ है। एमरन बैटरीज का टाइम टू बाय दिस बिटन फॉर अट्रैक्टिव स्टॉक्स। ठीक है सर, अभी खबर नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाए ना आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर मिले तो मैं आपको बताऊंगा कि वो मीटिंग के बारे में कुछ था। तो ऐसे जब भी आप कंपनी का मीटिंग के बारे में देखते हो, जैसे मैं आपको सिखाया ना, आप मनी कंट्रोल में जाके भी मिल देख सकते हो, या कंपनी के साइट पे सबसे बेस्ट होता है, कंपनी के साइट पे सबसे बेस्ट होता है ना। रिलायंस जैसे ये बड़ा सिंपल तरीका है, रिलायंस जीएम। मनी कंट्रोल नहीं, इसमें नहीं मिलेगा, ये खबर है। एक पूरा एरिया होता है उसमें पूरा डिटेल्स रहता है, ये मोस्ट ऑफली दिस वन ईजीएम रिफाइनरीज मीटिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये शायद मैंने पहले भी दिखाया, हमेशा दिखाता रहता हूँ। यहाँ पर आपको ना डिटेल्स मिल जाएगा, ये सब स्टॉक मार्केट कंट्रोलिंग साइट है, वेबसाइट्स है, यहाँ पर आपको दिख जाता है। जैसे ये रिलायंस का मीटिंग कब हुआ था, ठीक है। ऐसे हर कंपनी का भी डेटा यहाँ पर आपको एजीएम ईजीएम सेगमेंट में दिखाते हैं सर, एजीएम ईजीएम सेगमेंट में दिखाते हैं। ठीक है सर, ये सब तो चर्चा पहले भी हुआ, फिर होता रहेगा सर। लेकिन चलो हम लोग अभी बात करेंगे कोरम पे। किस पे? कोरम। ओके, कोरन नहीं रे बाबा, कोरम। ओके, देखो सर, बात है कोरम की, कोरम फॉर मीटिंग्स। मतलब बात कुछ ऐसा है कि कितना लोग आने से मीटिंग होगा। मीटिंग तो करेगा ना कंपनी, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्यों मैं मीटिंग ढूंढ रहा था, क्यों मैं यहाँ पर ऑनलाइन में जाके मीटिंग का डिटेल्स ढूंढ रहा था। जैसे ये रिलायंस ने 1 जून 2021 को, इसी साल, आज साल का एंड है वो अलग बात, मीटिंग किया था। क्या किया था? एजीएम किया था। उसमें कंपनी डिफरेंट काइंड ऑफ मीटिंग में डिफरेंट डिस्कशन करते हैं। वैसे इस मीटिंग में कुछ पेमेंट था, कॉल मनी था, वो बुलाया, ठीक है भाई, कॉल किया, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। कभी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, डिविडेंड का भी डिक्लेयर करते हैं। ये देखो, डिविडेंड में क्लिक किया तो आपको यहाँ पर डिविडेंड के डिटेल्स में भी 30, ये लास्ट ईयर, इसी ईयर को 30th अप्रैल को रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ये देखो 7 पर शेयर दिखाई दे रहा है क्या, मैं जो शो कर रहा हूँ आप लोगों को? अरे, दिखाई दे रहा है क्या यस या सर। नहीं? तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, कंपनी मीटिंग करेगा तो कोई तो आना चाहिए मीटिंग पे, है ना।
कंपनी एजीएम करेगा तो कोई तो आएगा मीटिंग पे, तो ये आएगा तो सर सिंपल बात है, कंपनी के शेयर होल्डर्स मेंबर्स, एकदम सिंपल वे में समझो, शेयर होल्डर्स मेंबर्स यही लोग आएगा। लेकिन कितना मिनिमम मेंबर आने पे हम बोलेंगे कि मेंबर मतलब कोरम आया है, ठीक है, मतलब एक एलिजिबिलिटी है मीटिंग करने का। तो कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए कोरम जरूरी है, जो सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको समझाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 103 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर ए लार्जर नंबर, जब तक आर्टिकल क्या होता है सर, ये बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के अंदर आपको पढ़ाया गया है, यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। एमओए एओए ये तो जानते हो ना सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए क्या होता है, एमओए इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, एमओए इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, और एओए क्या होता है सर, रूल्स एंड कंपनी का रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन का बुक, ठीक है, सिंपल वे में अगर समझा जाए तो। एमओए में लिखा होता है कंपनी क्या करेगा, किस तरह से चलेगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है, यस सर, जो एमओए में कहा जाता है, ठीक है। इवन आपको मैं रिसेंटली जो क्लासेस हुआ था उसमें मैं रियल एमओए दिखाया था, आई थिंक टाटा पावर का एक एमओए मैं बहुत लोगों के साथ शेयर भी किया था कि आप लोग चाहो तो एमओए को रीड करो, ठीक है। ये टाटा पावर का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, 24 जून 2020 का एमओए है, ठीक है। इस एमओए के अंदर टाटा पावर ने किस तरह से, ये देखो कब इनकॉर्पोरेट हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव है, पूरा एकदम जो ओरिजिनल है सर, सब ओरिजिनल, ये देखो दिखाई दे रहा है क्या। ये सब पढ़ने में थोड़ा बोरिंग यस सर। लगता है, ये सब पढ़ने में देखने में थोड़ा बोरिंग टाइप का होता है, बिकॉज इसमें सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस ऑब्जेक्टिव कंपनी का फीचर्स, जो भी वो करेगा, जो करना है, किस तरह से संभालेगा, रूल्स रेगुलेशन यही सब लिखा होता है। बट जिसको सर बिजनेस पे इंटरेस्ट है ना, वो ये सब कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उन्हें जरूरी है ये सब रीड करना, ठीक है। अगर आप कंपनी में पैसा फंसाओगे तो आप कंपनी के बारे में जानना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, अरे अगर आप किसी यस सर। कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट डालते हो तो आपको उसके बारे में जानना चाहिए। तो इन दैट केस यू मस्ट नीड टू रीड एमओए ऑफ दैट कंपनी, एओए ऑफ दैट कंपनी, जहां से आपको कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज मिले कि भाई ये कंपनी है कौन, कौन आने को बोला, क्या करता है, क्या करेगा, किधर जाएगा। हाँ सर, एग्जैक्टली ये सब चीजें आपको एमओए से मिलेगा। तो जो मैं आपको नॉर्मली बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। जिन्होंने करके आया इट्स ओके, जिन्होंने नहीं किया वो बाद में फिर से करेगा। सो अब क्या है सर, कोरम बताओ ना। यस, 103 of the act states that unless the article of the company provides for a larger number, the quorum for the meeting shall be as follows। कहने का मतलब है अगर एओए बताते हैं कि भाई ज्यादा लोग चाहिए तो उसको आर्टिकल में अलग से बोलना पड़ेगा, अदरवाइज कंपनीज एक्ट का अपना रूल है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर बोला ना, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का बात है, सेक्शन 103 shall apply in case of a specified IFSC public company unless otherwise specified in the article of the company notified डेट 4 जन 2017 को बोला है। मतलब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बेसिकली एक अलग केसेस होता है, मैं आपको इतना समझा सकता हूँ बस 2 मिनट में कि आईएफएससी पब्लिक कंपनी वो कंपनीज होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल में एक कंट्री दूसरे कंट्री में किसी और कंपनीज को, जैसे कि दुबई में, सिंगापुर में ऐसे कंपनीज बहुत होता है सर, जहां पर दूसरे कंट्री के छोटे छोटे कंपनीज को भी फाइनेंस किया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अभी मैं इसको थोड़ा स्किप करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपको कोरम नहीं और आईएफएससी में ही मुझे पूरा बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसको करेंटली स्किप कर सकते हैं सर, ये नोट में दिया हुआ है, तो आई विल डिस्कस लेटर सर आईएफएससी, कभी बताना अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आई विल डिस्कस अबाउट आईएफएससी इन डिटेल्स, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, तो अभी बात कर लेते हैं सर कोरम का, कि कितना, किस कंपनी को कितना कोरम चाहिए। अगर आप पब्लिक कंपनी चलाते हो मीटिंग करने के लिए कितना कोरम चाहिए, और अगर आप प्राइवेट कंपनी चलाते हो तो आपको मीटिंग करने के लिए कितना कोरम चाहिए। देखो सर, पब्लिक का पहले देख लेते हैं। सर इफ नंबर ऑफ मेंबर इज नॉट मोर देन 1000, अगर मेंबर मतलब शेयर होल्डर, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, अगर कंपनी का मेंबर 1000 से कम है, इफ नंबर ऑफ मेंबर इज नॉट मोर देन 1000, कोरम शैल बी 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। ध्यान से सुनिएगा सर, इफ नंबर ऑफ मेंबर इज नॉट मोर देन 1000, कोरम शैल बी 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर 1000 से ज्यादा नहीं है मेंबर, मेंबर मतलब बार बार बता रहा हूं सर, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, अगर कंपनी का शेयर होल्डर का संख्या या मेंबर का संख्या
1000 से कम है तो 5 मेंबर अगर पर्सनली प्रेजेंट होगा, पर्सनली मतलब खुद आएगा, खुद अपना बॉडी लेके खुद आएगा, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट, समझ रहे हो सर, फिजिकली प्रेजेंट, ठीक है, एकदम अपने बॉडी के सहित, ठीक है। लेकिन सर अपने बॉडी बिना किसी दूसरे का बॉडी भेज सकता है क्या? अरे हाँ सर, वो प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट है। अरे आप लोग स्कूल लेवल में बचपन में या कॉलेज में प्रॉक्सी नहीं सुने हो? कोई टीचर अगर स्कूल में किसी कारण से नहीं आते हैं तो उनके जगह किसी और टीचर को क्लास में नहीं भेजा जाता था? अरे अरे बोलो ना। सब्स्टिट्यूट टीचर। हाँ क्या बोलते हो आप लोग? सब्स्टिट्यूट Substitute टीचर, teacher। हाँ उसको प्रॉक्सी भी बोलते हैं सर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट टीचर या प्रॉक्सी टीचर, उसके बदले वो आ गया, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे टीचर से हम लोग क्या सुनते थे, कहानी सुनते थे, है ना। इंग्लिश के टीचर में क्लास में अगर हिस्ट्री का टीचर आ जाए तो थोड़ी ना इंग्लिश पढ़ाते हैं वो, सर कहानी सुनाओ, हिस्ट्री पढ़ने का मन तो किसी को होता नहीं, जो भी हो। तो नंबर ऑफ मेंबर इज नॉट मोर देन 1000, quorum shall be 5 members personally present. Next, if the number of members is more than 1000 but up to 5000, अगर मेंबर 1000 से ज़्यादा है और 5000 से कम है, 1000 से ज़्यादा बट 5000 से लेस, देन कोरम शैल बी 15 मेंबर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। तब 15 मेंबर कम से कम पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग होने के लिए। इफ द नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड 5000, अगर किसी कंपनी का मेंबर्स 5000 से ज़्यादा मतलब 5000 से ज़्यादा होता है, देन कोरम शैल बी 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 30 याद रखिएगा। तो 1000 से नीचे 5, 1000 से 5000 15 एंड 5000 से ज़्यादा 30, ठीक है। किसके लिए? पब्लिक कंपनी। अब अगर किसी के मन में चल रहा है सर पब्लिक कंपनी क्या होता है, सर इन सिंपल पब्लिक कंपनी मीन्स जो प्राइवेट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक कंपनी कॉमन सेंस में समझ लो कि पब्लिक कंपनी वो होता है जिसमें पब्लिक का पैसा होता है, जैसे स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, जो बेसिकली पब्लिक के पैसे जिसके अंदर कहीं ना कहीं छोटा से छोटा अमाउंट भी कुछ ना कुछ पब्लिक का जरूर होगा, ठीक है, ऐसे कंपनी को पब्लिक कंपनीज कहा जाता है, बड़े होते हैं नॉर्मली। प्राइवेट कंपनीज भी बड़ा हो सकता है पब्लिक बिना पब्लिक जाते हुए भी, बट प्राइवेट कंपनी मतलब जिसका कंट्रोलिंग एंड मैटर सब कुछ प्राइवेट लेवल में चलता है, पब्लिक का पैसा उसमें नहीं आता, ठीक है। तो ये सिंपल बात है। और बाकी अगर आपको पब्लिक कंपनी के बारे में और डिटेल्स जानना है, प्राइवेट के बारे में और डिटेल्स जानना है, तो आपको बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ फिर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों का बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ अभी तक नहीं करवाया उनको मैं बाद में फिर से बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, तो आपको एकदम डिटेल समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब रही बात प्राइवेट कंपनी की, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में कोरम का क्या खेल है? कितना लोग आने से बोलेंगे कि भाई कोरम आया है, हाँ मीटिंग करो, आओ 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 चलो मीटिंग करते हैं। कितना लोग आ गया? अरे भाई, अरे कम से कम 2 मेंबर होने से ही होगा। प्राइवेट कंपनी ऐसे, अगर प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितना कम से कम मिनिमम मेंबर कितना चाहिए बोलो तो? एक प्राइवेट कंपनी बिल्ड करने के लिए, हाँ 2 सर। वेरी गुड सर। एक प्राइवेट कंपनी बिल्ड करने के लिए मिनिमम 2 जन चाहिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 200। वेरी गुड, 200 थैंक यू सर। एक प्राइवेट कंपनी बिल्ड करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, 2 मेंबर चाहिए, और मैक्सिमम 200 तक प्राइवेट कंपनी का मेंबर बन सकता है। और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मिनिमम 7। मैक्सिमम Unlimited। अनलिमिटेड। थैंक यू सर, मैक्सिमम Sir, अनलिमिटेड। हाँ স্যার बोलो। বলছি যদি কেউ 1% কোম্পানি খোলে তাহলে সেটা কি স্যার প্রাইভেট কোম্পানি হতে পারে? यस, 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, बट उसका मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और मैक्सिमम मेंबर भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी जो 2013 कंपनीज एक्ट में बनाया गया सर। ये भी तो बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के अंदर डिटेल्स में समझाया जाता है, ठीक है। ओके, अभी 1% कंपनी के बारे में और बात नहीं करेंगे। चलो सर आप लोगों को लेके चलते हैं। तो याद रखिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कोरम की कहानी, ठीक है। तो ये तो कोरम का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे ही सही हम लोग अभी डेप्थ में जाएंगे। अच्छा, ये जो बात है कि सर द टर्म मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, ये जो पर्सनली प्रेजेंट मतलब एज मेंशन अबव रेफर्स टू मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ बिजनेस ऑन द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। हर मीटिंग में कुछ ना कुछ एजेंडा होता है सर, हाँ, जैसे पार्टी का एजेंडा होता है ना, आप लोग वो देखते हो ना, पार्टी अपना एजेंडा रखता है, ऐसे बिजनेस भी अपना एजेंडा रखता है, ठीक है। जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, टाटा का बात करूँ, जैसे टाटा सोच रहे ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, टाटा मोटर्स पे और न्यू न्यू इन्वेंशन कर रहा है, ई व्हीकल्स ला रहा है, हाँ सर, पता है ना आप लोगों को।
टाटा मोटर्स ई व्हीकल्स लाया, बहुत बड़ा मतलब पॉपुलैरिटी लाया, मिला उनको अभी तक ई व्हीकल सेगमेंट, मतलब ई कार। हाँ क्या नाम है कार का? नेक्स नहीं, क्या नाम है? टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन, हाँ नेक्सॉन। हाँ ऐसे भी और भी कंपनीज ला लिया, वो अलग बात, सभी को लाना पड़ेगा धीरे धीरे, लेकिन टाटा ने इस मैटर पे बहुत अच्छा, अभी तक उनका रेस्पॉन्स सबसे अच्छा मिला उनको, ठीक है, टाटा मोटर्स को। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे टाटा का बात इधर ऐसा हो गया, फोर्ड मोटर के बारे में पता है आपको? फोर्ड इंडिया छोड़ के भाग गया। सर लूटेगा कैसे तो? हाँ नहीं, लूटा नहीं रे बाबा, फोर्ड बहुत ही बड़ा कंपनी है, लूटेगा नहीं, ठीक है। फोर्ड मोटर हाँ, इंडिया छोड़ के कंपटीशन नहीं दे पाया यहाँ पे। ऐसा इंडिया की वेबसाइट खोल दीजिए। हाँ, इंडियन मार्केट में वो अपने आप को बना नहीं पा रहे, ठीक है। मतलब ये इंडिया में सस्ता में गाड़ी बनाना होता है ना, तो फोर्ड का मानना है कि हमें सस्ता में कोई चीज़ बनाना नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो अपना क्वालिटी डिटोरिएट करना नहीं चाहता है, तो कुछ अपना होल सेफ गाड़ी सर, नॉर्मल रेंज में सबसे सेफ गाड़ी फोर्ड का होता है सर, उसका सेफ्टी ऑब्वियसली बहुत उसका अच्छा है। क्वालिटी बहुत हाई फाई होता है सर, बहुत हाई फाई होता है फोर्ड मोटर्स को, ये आम गाड़ी कंपनी नहीं है सर, बहुत ही अच्छा कंपनी है, उसका टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज़बरदस्त है सर, लेकिन इंडियन मार्केट में इंडियन पॉपुलेशन के साथ मैचअप करना जो एक সেই कॉन्सेप्ट था। জায়গা पर সেই मंथ জায়গা उसका থেকে मेंटेनेंस মার্সিডিজ बहुत অনেক हाई। ভালো মার্কেট করে নিয়েছে। हाँ हाँ बोल। সেই জায়গা থেকে স্যার মার্সিডিজ তো অনেক ভালো মার্কেট করে নিয়েছে, যারা মার্সিডিজ তো हाँ আরো হাই-ফাই কোম্পানি। नहीं, as वो लग्जरीज में मर्सिडीज का अपना मार्केट ऐसे ही है, ठीक है, वो तो लग्जरी सेगमेंट में है ना, मर्सिडीज कोई आम सेगमेंट में तो नहीं है। तो फोर्ड अपने आप को लग्जरीज में भी था, लेकिन लग्जरी में भी कंपटीशन में नहीं टिक पाया, और मतलब जो एवरेज व्हीकल्स जो होते हैं सर, एवरेज जो गाड़ी मतलब कार होता है, उसमें भी फोर्ड डीजल पे भी नहीं टिक पाया। হোন্ডাই আছে, হোন্ডাই ভালো মার্কেট করে নিয়েছে। हाँ इस हिसाब से अगर बोलोगे तो हुंडई बहुत अच्छा मार्केट किया, यू आर राइट, हाँ सर। हुंडई ने अच्छा मार्केट किया। ऐसे जापान है सर, उसका दिमाग अलग लेवल में चलता है। सुजुकी भी तो जापान का ही है, हाँ टोयोटा भी जापान का है, जापान का टेक्नोलॉजी। हाँ टोयोटा इज आल्सो फ्रॉम जापान। हाँ शेवरलेट चला गया एक तो। शेवरले वो चला गया, हाँ शायद नहीं है अभी। हो सकता है, उसका खबर नहीं है अभी मेरे पास, मुझे उतना पता भी नहीं है। ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए जो डेटा चाहिए होता है, स्टॉक मार्केट क्लास में बात करता रहता हूँ, तभी मुझे खबर मिलता है। फ्लाइंग बाइक है सर, फ्लाइंग बाइक। फ्लाइंग बाइक, हाँ वो तो एक निकला सर, कहाँ पर एक दिख रहा था फ्लाइंग बाइक। फ्लाइंग बाइक निकला सर। इसे निशान ने निकाला मोस्ट प्रॉब्लम। निशान वो भी जापान का ही एक कंपनी है। निशान ही ना, क्या कंपनी का नाम है? आई थिंक निशान ही होगा, ठीक है बाद में बताएंगे ये सब, चलो। अच्छा, अर्जेंट मीटिंग ड्यू टू वांट ऑफ कोरम। अच्छा देखो सर, बात ध्यान से सुनो, अगर कोरम नहीं आएगा तो क्या मीटिंग नहीं होगा? अर्जेंट का मतलब नहीं सर, अर्जेंट मीटिंग का शिफ्ट मतलब कर दिया जाएगा। मीटिंग शिफ्ट कर दिया जाएगा। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो अर्जेंट मीटिंग ड्यू टू वांट ऑफ कोरम, कोरम नहीं आया तो क्या मीटिंग नहीं होगा? होगा या फिर नहीं होगा, देखते हैं ना, चलो। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर ऑफ फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, जैसे मानो कि मैंने या फिर मैम ने क्लास दिया, वेट कर रहे हैं सर, कोई क्लास में एंटर नहीं कर रहा है, होता है कभी कभी, हाँ ऐसे छुट्टी मनाते हैं या फिर कोई सेलिब्रेशन करते हैं, तो किसी कारण से ऐसे अभी तक नहीं हुआ कि कोई आया नहीं है, बट अगर कभी बाई चांस ऐसे हो गया, एक जन भी आता है तो हम लोगों के लिए कोरम आ जाता है और हम लोग का क्लास चल पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, वेट करते हैं, कोई स्टूडेंट एंटर नहीं करता, तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि आज कोरम नहीं आया, ठीक है, तो क्या क्लास क्या करेंगे? कभी कभी सोचते हैं कि ठीक है रिकॉर्ड करके दे देते हैं, कभी सोचते नहीं ठीक है जब क्लास में आएगा कोई तब ले लेंगे। तो एग्जैक्टली कंपनीज के केस में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है, कि वो कभी मीटिंग, नॉर्मली वो क्या करेगा, वो मीटिंग को कैंसिल कर देगा और उसको किसी और दिन में शिफ्ट करेगा। अब वहां पर भी सवाल आता है, सर अगर उस मीटिंग में भी कोई नहीं आया तो हर चीज के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजंस रेडी रखना पड़ता है कंपनी लॉ को। तो वही कंपनी लॉ भी आपको कुछ देर में सिखाएंगे, ठीक है, मैं नहीं सर, कंपनी लॉ सिखाएगा, मैं तो बस जरिए मतलब वे हो सर और कुछ नहीं। अब कंपनी लॉ आपको क्या सिखाता है, देखो, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग इन द कंपनी, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक। सेम डे, अगर मंडे का था तो मंडे को ही, सैटरडे का था तो सैटरडे को ही, फ्राइडे को था तो फ्राइडे को ही, जैसे आज फ्राइडे है 7:30 को मीटिंग था, तो फ्राइडे नेक्स्ट वीक एट दिस सेम टाइम एंड प्लेस,
और टू सच अदर डेट और सच अदर टाइम एंड प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन। अगर बोर्ड किसी और दिन को मानते हैं, किसी और टाइम को मानते हैं, किसी और प्लेस को मीटिंग करने के लिए सोचते हैं, तो वो अलग से डिसाइड हो सकता है। बट अगर नॉर्मल बात है कि भाई सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम प्लेस मीटिंग होगा, ठीक है, ये अर्जेंट मीटिंग की बात चल रहा है, ठीक है। अगर कोरम नहीं आता है और मीटिंग अगर कैंसिल होता है तो नेक्स्ट कब होगा उसका कॉमन सेंस है। अच्छा, द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करके अगर मीटिंग बुलाया जा रहा है, जिसके बारे में अंडर सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट बात करता है, शैल स्टैंड कैंसिल। द मीटिंग इफ कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100 शैल स्टैंड कैंसिल, मतलब अगर रिक्वेस्ट करके मीटिंग लाया गया था तो वो कैंसिल हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन अर्जेंट मीटिंग और ऑफ ए चेंज ऑफ डे टाइम और प्लेस ऑफ मीटिंग अंडर क्लॉज ए, द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस। कितना दिन का नोटिस देगा? 3 दिन का नोटिस, नॉट लेस देन, कम से कम 3 दिन का, ठीक है, नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू द मेंबर्स आइदर इंडिविजुअली और बाय पब्लिशिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, ठीक है, वर्नाकुलर मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज, जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु पे तमिल, उड़ीसा में उड़िया, ठीक है, बिहारी में दिया, मतलब जो भी हिंदी में हो नॉर्मली बिहार में पब्लिश होते हैं, ठीक है। मैथिली लैंग्वेज का कोई पेपर होता है कि नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, हो सकता है। नो सर, हिंदी लैंग्वेज में ही पेपर हिंदी में ही होता है, यस सर। तो हिंदी नहीं, एक्चुअली वो मैथिली एक बार बोला था बीच में कि उनका अलग स्टेट बना दो मैथिली रीजन को, ऐसा एक बार आवाज उठा था। ये हर जगह में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, वर्नाकुलर लैंग्वेज में एक न्यूज में आएगा और एक इंग्लिश में आएगा, which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated। जिस जगह में रजिस्टर्ड ऑफिस है उस एरिया में कम से कम सर्कुलेट होना चाहिए, ठीक है, कम से कम सर्कुलेशन। और इंग्लिश न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, ऐसे जो बड़े बड़े बिजनेस न्यूज़पेपर है ना सर, ये सारा भारत में इनका पब्लिशिंग, मतलब बेसिकली इनका सर्कुलेशन है। तो जिसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा होता है, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, स्टेट्समैन, ऐसे पेपर में भी छपाने का नॉर्मली होता है, ठीक है, आपको मतलब करना पड़ता है। तो अगर मीटिंग कैंसिल होता है, अर्जेंट होता है, तो उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, वेयर कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन द अर्जेंट मीटिंग, अगर अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, ऑल्सो विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटा वेट किया, किसने? चेयरमैन ने। जिस चेयरमैन मतलब समझते हो ना, जो मीटिंग ऑर्गन, मतलब मीटिंग को चेयर करेगा, ठीक है। तो देन द मेंबर्स प्रेजेंट हेल्प फ्रॉम द कोरम। अगर अर्जेंट मीटिंग में, जैसे मानो कि अगर कंपनी का मेंबर का संख्या है 1000 का, ठीक है, कम 1000 से कम, लेस देन 1000, तो कितना कोरम आना चाहिए? अगर मेंबर 1000 से कम है तो नॉर्मल में कितना कोरम होना चाहिए? कंपनी में मेंबर 1000 से कम है तो कितना लोग आने से कोरम आया बोलेंगे? जल्दी बोलो। 1000 से कम मेंबर है कंपनी का, कितना मेंबर आने से बोलेंगे कि कोरम आया है? अरे बोलो सर। 5 ना, अभी तो बताए। क्या आप लोगों को मेरा कनेक्शन, आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन है कि नहीं है? सब चुप क्यों हो? If the number of member is not more than 1000 then quorum shall be 5 members। 1000 से 5000 का होगा तो 15 members, और 5000 से ज्यादा होगा तो 30 members, और अगर प्राइवेट कंपनी होगा तो 2 members, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि मानो कि मीटिंग एडजेंट हो गया है, ठीक है, तो एडजेंट मीटिंग में भी अगर कोरम नहीं आया तो क्या मीटिंग नहीं होगा? होगा। Where quorum is not present in the urgent meeting also within half an hour, the member present shall from the quorum। मतलब अगर 5 दिन आना था और बदले में 1 मेंबर आ पाया तो भी मीटिंग होगा। समझ में आया? बोलो सर, यहाँ तक बात समझ में आया? আচ্ছা স্যার এই মেম্বারটা কি স্যার মানে কোম্পানি যারা কাজ করে সেইগুলো মানে তারা নাকি স্যার যারা শেয়ার হোল্ডার আছে তাদের? शेयर होल्डर सर, कंपनी में जो काम करते हैं उनको एम्प्लॉय बोलते हैं। হ্যাঁ মানে শেয়ার হোল্ডারদেরই তো হবে তাহলে ধরুন। हाँ ऑब्वियसली, जो कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, जिनके पैसे से कंपनी चलता है, कंपनी उसी से ना डिसीजन लेगा। कंपनी किसके साथ डिसीजन लेता है? एम्प्लॉय से डिसीजन लेता है क्या? हाँ रे। नो सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर मेंबर। হ্যাঁ স্যার। हाँ तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिसीजन लेगा, शेयर होल्डर से डिसीजन लेगा, और एनुअल जनरल मीटिंग तो शेयर होल्डर के साथ ही होगा। তাহলে এই যে শেয়ার মার্কেটে যারা শেয়ার কিনছে তাদেরকে তাহলে শেয়ার হোল্ডার তো তাদেরকেও বলছে। हाँ ऑब्वियसली,
वैसे अगर तुम भी किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो तो तुम भी मीटिंग में जा सकते हो, लेकिन कम से कम एक परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होना चाहिए ना। ठीक है, देखिए जैसे एक बताते हैं, जैसे रिलायंस का शेयर होल्डिंग में कौन कौन है, देखिए मतलब जिनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एक लेवल में होते हैं वही लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कंपनी में मीटिंग में जाते हैं, है ना। आप मानो कि किसी कंपनी का 5-10 शेयर होल्ड करते हो, परसेंटेज में 0.000 भी नहीं आता, तो आपका वोट का कोई मायने नहीं रखता ना, तो आप मीटिंग में जाके क्या करोगे, क्योंकि आपका कितना पैसा है कंपनी में, मतलब परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपका वोट का परसेंटेज। ठीक है, तो मतलब आपका एक वोट से भी कंपनी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज मतलब क्रिएट होता है उसमें। ठीक है, तो वो चीज देखना पड़ता है। जैसे देखो ये रिलायंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या, रिलायंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न का, हाँ इसमें देखो जो ब्लू लाइन है ये प्रोमोटर है। ठीक है, जो 50% 50.61% है, प्रोमोटर मतलब अंबानी फैमिली एंड उनके रिश्तेदार लोग। ठीक है, अंबानी फैमिली एंड रिश्तेदार लोग जिनके पास कंपनी का 50% शेयर होल्डिंग है। जो ग्रीन एरिया है ये कौन है, FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लाइक कोई फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, फॉरेन बॉन्ड, फॉरेन रिजर्व बैंक हो सकता है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका होल्डिंग है 25.39%। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये कौन होते हैं, LIC, म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडिया का जो भी है, ठीक है, इस तरह का एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, जो भी इंडिया का इंस्टीट्यूशनल कंपनीज है उनका है ऑलमोस्ट 13.4%। बाकी जो बचा कुचा है दैट इज पब्लिक का कितना हो गया 10.59%, ऑलमोस्ट 11%। तो अब समझ रहे हो ना, अब मानो कि आप इन 10.11% के अंदर आपका 1% अगर होल्डिंग है, अब 1% होल्डिंग मतलब रिलायंस का जो शेयर कैपिटल होगा उसका 1%। ठीक है, इसका शेयर कैपिटल $बिलियन से भी ज्यादा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका 1% का क्या वैल्यूएशन होता है आप समझ सकते हो, कम से कम 2-3 हजार 5,000 करोड़ का वैल्यूएशन होना चाहिए तब जाके 1% बनता है। ठीक है तो ऐसे खेल होता है सर। अरे समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अदरवाइज मीटिंग में क्या करोगे, आपका कोई पावर थोड़ी ना होगा। तो जब जिस दिन आप बहुत बड़े इन्वेस्टर बन जाओगे तो आप मीटिंग में आपको बुलाएगा सर, एकदम बुला बुला के एकदम खाना भी खिलाएगा, सब कुछ कराएगा। तो ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो सर। There are 54 members of Daisy Private Limited. The company held its annual general meeting on 1st of July 2019 at 2 p.m. and 28 members were present till 2:30 p.m. 1 जुलाई 2019 को मीटिंग है 2 बजे, 28 members were present till 2:30 p.m. 28 members आउट ऑफ 54, 28 members present है till 2:30 p.m. तक। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग के चेयरमैन थे, proceeded to initiate the meeting and passed the resolution, मतलब मीटिंग में जो भी रिजोल्यूशन लेना था, डिसीजन लेना था, ले लिया as discussed in the meeting। आपको पूछ रहे हैं सर, कमेंट whether the meeting took place as per the provision of Companies Act 2013। रीजनिंग है सर, केस लॉस, सिंपल क्वेश्चन है, क्या ये एज पर कंपनीज एक्ट हुआ है मीटिंग? Yes, sir. क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम 2 मेंबर भी चलेगा और यहाँ पे तो 28% था, तो ऑब्वियसली ऐसे ही रीजनिंग आपको समझना है सर, ऐसे ही आपको समझना है। वेरी गुड सर। जैसे पहला बात आपको जब आप लिखोगे इसको, इस तरह का क्वेश्चन को जब आपको लिख के जवाब देना है, पहला बात 54 मेंबर्स है और क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में छप जाना चाहिए सर ये डाइसी प्राइवेट लिमिटेड है, ये डाइस प्राइवेट लिमिटेड है, डाइसी या डाइस जो भी हो नाम आप समझ लो, प्राइवेट लिमिटेड है। तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए मिनिमम कोरम होना चाहिए था 2, उसके जगह है 28, मतलब जरूरत से ज्यादा आ गया। क्या प्रॉब्लम है कोरम मतलब मीटिंग करने में? हाँ, कोरम नहीं, कोरम का बाप आया, समझे सर? हाँ, मतलब ये सब स्लैंग नहीं है, जस्ट ट्राई टू मतलब अंडरस्टैंड, रिमेम्बरिंग के लिए, कोरम नहीं, कोरम का बाप आ गया। मतलब ये मूवी में भी डायलॉग देता है ना, सलमान खान बोले तो आप लोग तो एकदम पूरा दिमाग में बैठा लेते हो, इसलिए मैं भी थोड़ा ऐसा डायलॉग दे दिया आपको, सर आप सलमान खान हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस याद दिलाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो आंसर कैसे लिखोगे, कोरम जरूरत से ज्यादा आ गया,
तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द quorum for private limited company shall be 2 members personally present, है ना, within a half an hour from the time appointed for holding a meeting of the company. Thus the quorum of the annual general meeting of Dice Private Limited was complied with and the company is not in contravention with any of the provision of the Companies Act. तो सब कुछ एकदम लॉ के हिसाब से हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डिसीजन पास भी हुआ है, सब कुछ एज पर लॉ हुआ है। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा सा और भी देखते हैं, और भी क्वेश्चंस है, और भी केस है। एबी लिमिटेड, हाँ एबी या अब्बे, हाँ ऐसा लगता है अब्बे है लेकिन ये एबी है, ठीक है। तो अब्बे लिमिटेड या एबी लिमिटेड 2300 मेंबर्स हैं इनका, and the annual general meeting of the company is to be held on 23rd February 2019 10:30 AM, सुबह 10:30 बजे। On the day of the meeting 18 members were personally present by 11 AM, 11 बजे तक 18 मेंबर, मीटिंग कितने बजे होना था? 10:30, 18 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट कितने बजे हुआ? 11, आधा घंटे में आ गया क्या सर? आ गया सर, अरे आ गया, आधा घंटे में आ गया, हाँ सर। ठीक है, हाफ एन आवर में आ गया। एंड द चेयरमैन प्रोसीडेड टू इनिशिएट द क्रॉनिकल्स ऑफ द मीटिंग। देयर वर 5 स्पेशल बिजनेसेस टू बी डिस्कस्ड, 5 स्पेशल बिजनेस था जो मीटिंग में डिस्कस करने का इरादा लेके आया। तो स्पेशल बिजनेस क्या होता है? शुरू में ही बात कर रहे थे, स्पेशल बिजनेस क्या होता है, जल्दी बोलो। एक्सेप्ट अड्डा, ऑर्डिनरी और बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़ के जो भी बिजनेस होता है वो सभी स्पेशल बिजनेस होता है। मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ, सॉरी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स मतलब जो अकाउंट्स का डिस्क्लोजर हो, डिविडेंड डिक्लेरेशन का बात हो, रेम्यूनरेशन, सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड उनका रिटायरिंग डायरेक्टर के जगह में न्यू डायरेक्टर लाना, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, एंड ऑडिटर को अपॉइंट करना और उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। ये 4 मैटर को छोड़ के मीटिंग में कोई दूसरा कोई भी मैटर में बातचीत हो, ठीक है, चाहे कॉल मनी बुलाना हो, कॉल मनी समझते हो ना, बहुत सारी चीजें होते हैं ना, कॉल मनी हो या फिर कोई कंपनी न्यू इनिशिएटिव हो, जैसे रिलायंस क्या डिस्कस करता है कि हम लोग जियो फोन लॉन्च करेंगे, क्या दाम में लॉन्च करेंगे, कुछ भी बातें हो सकता है, ठीक है। हम लोग सोच रहे कि ये ऑडिटर का, न्यू ऑडिटर नहीं सर, ऑडिटर को मतलब सैक कर देंगे जो ऑडिटर अभी है, बहुत सारे, मतलब ये सब स्पेशल बिजनेस हो जाएगा। व्हाटएवर जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जो भी डिस्कशंस होगा वो सारे के सारे स्पेशल बिजनेस बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब देखो स्टॉक मार्केट क्लास में जैसे डिस्कशन होता है ना, कंपनी कौन सा मीटिंग बुलाते हैं, क्या करते हैं, मीटिंग में क्या डिस्कस करते हैं, वो सब मतलब बेसिकली लॉ रिलेटेड बात नहीं करते वहाँ पर स्टॉक मार्केट में, वहाँ पर बताते हैं कि भाई क्या बात करेगा कंपनी, इसलिए मीटिंग बुलाए हैं, इस बार एजीएम में ये डिस्कशन हुआ है, तो क्या शेयर में शेयर जाम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इस बार 2021 का जो रिलायंस का एजीएम हुआ था, उसमें एजीएम होने के बाद शेयर होल्डर का मुंह बहुत ही मतलब खराब हो गया था, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा, मीटिंग में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, तो रिलायंस का जो शेयर है ना वो ऊपर जाने की वजह नीचे आ गया। लेकिन फिर रिलायंस ने कुछ देर बाद मीटिंग का जो डिस्कशन हुआ था उसका एक स्टेप्स अचानक से लिया, तो फिर उसके बाद फिर से शेयर में ग्रोथ का बात चालू हो गया। तो ऐसे हजारों रीजन होता है कि कंपनी मीटिंग में क्या डिस्कस करेगा, किस तरह का बिजनेस डिस्कस होगा। तो कहना क्या है सर? सर कहना है कि देयर आर 5 स्पेशल बिजनेसेस टू बी डिस्कस्ड एंड द सेड मीटिंग एंड बाय 2:30 PM, ओके, to be discussed at the said meeting and by 2:30 PM, 2:30 के बाद मतलब 2:30 के आसपास में डिस्कशन होगा by 2:30। एजेंडा 1 to 3 had been discussed and appropriate resolution are passed, ओके, मतलब 1 से लेके 3 का जो एजेंडा था स्पेशल बिजनेस का वो डिस्कशन हो गया और रेजोल्यूशन पास हो गया। However, due to some emergency, 4 of the members had to leave around 3 PM. The chairman granted them the permission, चेयरमैन ने उनको जाने का परमिशन भी दिया, and proceeded to discuss agenda 4 and 5th, उसके ऊपर आगे निकल गया, and accordingly passed a resolution as per the consent of the remaining members। अब रिमेनिंग मेंबर्स का कंसेंट लेके उसका भी जो रिजोल्यूशन था वो भी पास करा दिया। आपको सवाल कर रहे हैं सर, कमेंट करके बताओ whether the meeting is properly convened, क्या ये जो मीटिंग हुआ अबे लिमिटेड का या एबी लिमिटेड का 2300 मेंबर वाला कंपनी है, इन्होंने जो भी किया क्या वो एज पर कंपनीज एक्ट हुआ कि नहीं, ये आपको पूछ रहा है।
हुआ ना सर। हुआ हाँ एकदम सब सर, कुछ क्लियर इसमें कट। इसमें लेस देन क्या कहते हैं, मेंबर होना चाहिए 500 से कम है तो 15 मेंबर आना चाहिए। उसकी जगह पे आया तो है 18 मेंबर आया, शायद 18 मेंबर आया है। और 10:30 बजे होना था तो 11 बजे तक चालू हो गया, आधा घंटे के अंदर आता गया है। मतलब मैं समझ सकता हूँ शिवम का कहना कि सर, शिवम जो बोल रहे हैं कि पहला बात तो ये है, आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। এটা মনে হচ্ছে না হওয়ারই কথা স্যার, প্রপারলি না হওয়ারই কথা, কারণ স্যার মাঝখান থেকে স্যার মাঝখান থেকে স্যার 4-5 জন বেরিয়ে গেছে, তো সেই ক্ষেত্রে স্যার 50 মেম্বারের কম হয়ে যাচ্ছে মাঝখান থেকে, মিটিং এর মাঝখানে 40 মেম্বার হয়ে যাচ্ছে। 2300 मेंबर्स मतलब 1000 से 5000, जिसके लिए कोरम होना चाहिए कम से कम 15, जहां पर हमारे केस में एबी लिमिटेड का 80 माझखाने से मेंबर्स है, लेकिन बीच में 4 मेंबर भाग जाते हैं। मतलब बेसिकली परमिशन, ऐसे नहीं ऐसे ही भाग गया, ठीक है, ऐसे भागेगा तो उनका प्रॉब्लम, लेकिन ये चेयरमैन से परमिशन लेके भागते हैं, ठीक है, चेयरमैन से परमिशन लेके जाते हैं, चेयरमैन भी उनको जाने के लिए परमिशन दे देता है, और उसके बाद एजेंडा 4 और 5 डिस्कस करते हैं। तो आपको सवाल यही कर रहे हैं कि क्या जो कुछ भी मीटिंग कन्वीन किया, जो कुछ भी चेयरमैन ने किया, क्या वो एज पर कंपनीज एक्ट हुआ, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका जवाब कैसे होगा। इन द above case, while the appropriate quorum was present at the time of meeting started as per section 103, जो हम लोगों ने अभी देखा, ऐसे कितना कोरम होना चाहिए था, बिकॉज ये 1000 से 5000 के बीच का बात है, हाँ 1000 से 5000 के बीच का बात है, 15 कोरम होना चाहिए कम से कम। कोरम के लिए चाहिए 15 मेंबर, हमारे पास है 18 मेंबर जब मीटिंग स्टार्ट हो रहा है, एज पर सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। The quorum was not present at the time of deciding agenda 4th and 5th. 1 and 3, 1 से लेके 3 तक का एजेंडा में कोई दिक्कत नहीं था, जब बात 4 and 5th की आए तो 4 मेंबर परमिशन लेके चल पड़ा। It has been held that where at the time of transacting business the number of member is less than the quorum fixed for the meeting, the business cannot be transacted and shall be nullity। तो जब वो लोग चले गए ना, जब वो लोग चले गए तो इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्कशन आप डिस्कस नहीं कर सकते। बात समझे? मतलब सिंपल कहना है 1 to 3 जो भी एजेंडा हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो गया एजेंडा 4th and 5th को लेके, बिकॉज जब चेयरमैन एजेंडा 4th and 5th डिस्कस कर रहे हैं तो वहां में से कोरम प्रेजेंट नहीं था। क्लियर है कि नहीं बात, बोलो। तो ये नलिटी हो जाएगा सर, 4-5 का डिस्कशन नलिटी हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, बट 1 to 3 का डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो सर, क्लिनिक ऑल क्लियर, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। बस ऐसे समझते जाए तो मजा आ जाए। चलो देखते देखते आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 103 कोरम के बारे में बहुत बातचीत हो गया, अब बात करते हैं सर चेयरमैन ऑफ मीटिंग के बारे में। ऐसे कोरम रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको इसी नोट्स के नीचे आपको और क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको भी जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा, फिर और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को, और क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वहां से भी प्रैक्टिस करें, बहुत सारा एरिया है, आई विल डिस्कस धीरे धीरे, बट पहले आपको पढ़ाने तो दो, समझ तो लो एक बार। चेयरमैन ऑफ मीटिंग सेक्शन 104 में चेयरमैन ऑफ मीटिंग के बारे में बात करते हैं, मतलब जो मीटिंग को चेयर करते हैं। जैसे जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ आप लोगों को, तो मीटिंग को चेयर कौन कर रहा है? हाँ, मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही जब कंपनी मीटिंग करते हैं तो उसे भी चेयरमैन होना चाहिए। तो ऐसे ही आप समझ लो कि सर चेयरमैन है, ठीक है। सर थोड़ा सा इज्जत मिल जाए तो अच्छा लगता है। सर जबरदस्ती इज्जत लोगे क्या? अच्छा ठीक है, जबरदस्ती किसी को इतना भी रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। इलेक्शन ऑफ चेयरमैन बाय मेंबर्स सेक्शन 104 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 seeks to provide that unless the article of association of the company otherwise provided, the members personally present shall elect among themselves to be the chairman by show of hands। अब सवाल ये उठता है कि चेयरमैन कौन बनेगा, इसके लिए शो ऑफ हैंड्स, हाथ उठा के वोट देके इलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इलेक्शन मतलब क्या? वोट, इलेक्शन करना पड़ता है, वोट देके मेंबर्स चेयरमैन डिसाइड करते कि भाई ये बनेगा हमारा चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरमैन भी ऐसे इलेक्शन किया जाता है 104 के हिसाब से। अब इलेक्शन का भी ना, इलेक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे देश में होता है ना, प्रधानमंत्री चूज करते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पौर प्रधान बनाते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं हम लोग, ठीक है। वहां पर भी वोट होता है, यहाँ पर भी वोट होता है, वही बात सर। फिर से पॉलिटिक्स,
हाँ सर, फिर से पॉलिटिक्स, बट ये पॉलिटिक्स ना वो मतलब ये कंपनीज एक्ट का पॉलिटिक्स जो भी है, इलेक्शन वगैरह, ये काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस के माफिक होता है। और हमारे ये वाला पॉलिटिक्स है जैसे इतना गंदा नहीं है, मतलब गंदे का मतलब क्या है ना, ये जो रियल लाइफ पॉलिटिक्स जो है इसमें मारपीट दंगा बहुत होता है। सब कुछ ठीक है अपने जगह में, ठीक है, सब कुछ अपनी जगह में, प्रचार करो, माइक लगाओ, सब कुछ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मारपीट दंगा समझ में नहीं आता जो भारत के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हो गया है। और सबसे खराब ये लगता है कि जो पॉलिटिकल जो भी लीडिंग पोजीशंस पे होते हैं ना, मतलब जो रूलिंग पार्टी होते हैं, रूलिंग पार्टी जो भी होते हैं, उनके ऑपोजिशन में कोई आए तो दंगा चालू। अरे भाई कोई तो आएगा ऑपोजिशन में, हाँ, इतना तो होना चाहिए। नहीं, हम ऑपोजिशन लाने नहीं देंगे, हम ही राज करेंगे। ये बहुत सारे स्टेट का कहानी है, सिर्फ बंगाल का बात नहीं है, हर बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर ऑपोजिशन मतलब सीट तक नहीं दे सकता, नॉमिनेशन तक नहीं दे सकता। अब क्या बताऊँ आपको दुख की बात, मतलब नॉमिनेशन का बात करो तो कॉलेज में ही आप लोग देखते हो SFI DIOFI क्या क्या सब है, पार्टी हाथ काट देता है, मार दंगा, क्या है। छोड़ो सर, ये सब बात नहीं करें, हम लोग कंपनी के पॉलिटिक्स में बात करते हैं। सर डिमांड ऑफ कोल, डिमांड ऑफ कोल, ठीक है। The section further provides that if a poll is demanded on the election of the chairman elected by show of hands shall continue to be the chairman of the meeting until some other person is elected as chairman as a result of poll, मतलब जो भी वोट में पोलिंग होता है, and such other elected person shall be the chairman for the rest of the meeting, ठीक है। अच्छा, पावर्स ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन का पावर क्या होता है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इज द पर्सन, कौन है चेयरमैन, हु मैनेजेस द मीटिंग, जो मीटिंग को मैनेज करता है, एंड इंश्योर्स दैट द रिक्वायर्ड डेकोरम, जो भी मीटिंग में डेकोरम है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, जो भी डिस्कस करना है, डेकोरम ऑफ द मीटिंग इज मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स, ठीक है, कोई नियम ना तोड़े। हमारे यहाँ पर तो सर क्या बोलूं सर, रियल पॉलिटिक्स में डेकोरम तोड़ने के लिए सब पागल होते हैं, है ना। ऐसे मानो कि एक सिंपल बात करते हैं, जो भी लीडिंग पार्टी होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, लीडिंग पार्टी के जो लीडर होते हैं, ठीक है, लीडिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन हो, जिसका भी जो भी हो, लीडिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी, जो भी लीडर होते हैं, डेकोरम तोड़ने में वही सबसे पहले बोलते हैं, हाँ तोड़ दो, रूल्स रेगुलेशन मान के क्या होगा, मारो, तुम भी मारो, वो भी मारे, बस मारपीट करते रहो। बट यहाँ पर क्या बोल रहे थे, चेयरमैन का काम है डेकोरम को मेंटेन करना, ठीक है, that required decorum of the meeting is maintained at all the time till the meeting is concluded and post that executes the minutes of the meeting। अच्छा, मिनट्स क्या होता है, आगे बात करेंगे सर ऐसे मिनट्स के बारे में, जो पोस्ट मीटिंग में होता है कि जो भी मीटिंग में डिस्कशन होगा उसको एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीका होता है, उसमें सारा का सारा डेटा जो भी मीटिंग में डिस्कशन होता है उसको तब नोट डाउन किया जाता है, ऐसे समझो, ठीक है, इसको कहते हैं मिनट्स, ठीक है। आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, रियल मिनट्स भी दिखाऊंगा। द चेयरमैन हैज प्राइमा फेसी अथॉरिटी, मीटिंग में अलग, मिनट्स में डिस्कशन जब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे तब बात करेंगे इसमें। चेयरमैन हैज अ प्राइमा फेसी, सर अगेन लैटिन वर्ड आ गया, ये ना लॉ के साथ लैटिन का बहुत पुराना रिश्ता है सर। ये एक्चुअली इंग्लैंड से हम लोग लॉ लिए हैं ज़्यादातर, यूके से, और यूके अपना लॉ लिया है कहाँ से, रोम से, समझ रहे हो ना। हमने लॉ लिया इंग्लैंड से और इंग्लैंड ने अपना लॉ लिया रोम से। ये लास्ट 500 साल का जो कहानी है, ठीक है, 500-700 साल का, 500-700 ईयर्स में हमारे देश में इंग्लैंड ऑलमोस्ट 200-300 ईयर्स राज किया, और हमारे करंट जो लीगल सिस्टम चलता है वो ज़्यादातर इंग्लैंड के सिस्टम से प्रभावित होकर चलता है, और वहीं से हम लोगों ने भी अपना लॉ को बिल्डअप भी किया वो जाने के बाद। और इंग्लैंड ने जो पूरा लॉ को बिल्डअप किया ना, पूरा यूरोप का, स्पेशली नॉट जस्ट इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इवन यूएस ऑल्सो, बिकॉज यूएस में भी जो लोग जाके बाद में यूएस को बिल्ड किया, दे आर मैक्सिमम फ्रेंच। आप लोगों को सुन के अच्छा लगेगा या सुन के भी ताजुब लगेगा कि यूएस में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ इंग्लिश में नहीं, फ्रेंच में भी बहुत लोग बात करते हैं, जानते हैं आप लोग सर। यूएस में बहुत फ्रेंच रहते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो यूएस में फ्रेंच और इंग्लिश लोग मिक्सअप करके रहते हैं। इंग्लिश सभी को आता है वहां पर भी, बट एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं ना, यूरोप के लोग, ये लास्ट 500-600 ईयर्स में जब मौका मिला, जिधर मिला वो लोग चल पड़े और वहां पर जाके बस गए, ठीक है। तो इस तरह से हर जगह का जो लोकल्स है ना, उनके ऊपर ये लोग, अमेरिका पे भी राज किया ना, यूरोप अमेरिका पे भी राज किया। आप लोगों को पता है कि अमेरिका को भी कॉलोनी बनाया था यूरोप ने, जानते हो क्या ये सब स्टोरी नहीं, हिस्ट्री है। अरे पता है कि नहीं है, हाँ। यूरोप सर
अमेरिका को भी कॉलोनी बना के रखा था, लेकिन अमेरिका ने इनको लड़ा, मतलब यहाँ का जो इंडिजिनस पीपल है, मतलब जो यहाँ का लोकल्स थे, ठीक है, उन्होंने 1770 के आसपास के टाइम पे यूएस ने अपना इंडिपेंडेंस किया, और उसके बाद से धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। जैसे आज इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस लिया है, तो इस तरह का बहुत सारी हिस्ट्री है ऐसा, अगर पता करोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको लॉ का यूज़, मतलब लातिन रोमन का यूज़ क्यों बार बार देखने को मिलता है हमारे लॉ में, उसका रीज़न है कि जो रोम है, ये रोमन एम्पायर का मतलब इफेक्ट थ्रू आउट यूरोप बहुत ज़्यादा हुआ है, और इसीलिए रोमन लैंग्वेज लॉ के अंदर देखा जाता है। ठीक है सर, है तो है इतना, मतलब पीछे का कहानी जान के क्या उखाड़ लेंगे? अरे जिंदगी में कौन क्या उखाड़ लेता है बस जितना जानोगे उतना अच्छा लगता है, शांति मिलता है, हाँ सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? मेरे को तो मिलता है, इसलिए मैं भी बोल देता हूँ। तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इज द पर्सन हु मैनेजेस द मीटिंग एंड इंश्योर दैट, जैसे नॉलेज से याद आया, ऐसे हम लोग एप्पल खरीदते हैं जब भी मार्केट जाते हैं, आप लोग भी खाते होंगे एप्पल, ठीक है तो एप्पल से एक किस्सा याद आया सर। तो लास्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली मैंने एप्पल खरीदने गया था, तो कश्मीर का एप्पल थोड़ा सस्ता होता है ना, लेकिन सर कश्मीर का एप्पल जो थोड़ा क्वालिटी वाला होता है ना, वो सर मार्केट में ज़्यादा दिन तक ना लोकल मार्केट में दिखता नहीं है। तो जो थोड़ा सा बेकार वाला है ना, जिसका अंदर वाला थोड़ा सा ना बालू टाइप का हो जाता है, आप लोग जानते हो, तो बालू टाइप इन द सेंस ना, उसके अंदर वो क्रंचीपन या उतना ज़्यादा रस नहीं होता एप्पल में, तो वो एक्चुअली बहुत ही लो क्वालिटी एप्पल है जो हमारे को बेच देता है। तो मैं एप्पल वाले से पूछ रहा था कि क्या कश्मीरी एप्पल ऐसे ही होते हैं? बोले अरे भाई ऐसा नहीं है, हमारा कश्मीर का जो हाई क्वालिटी एप्पल है सब फॉरेन में चला जाता है एक्सपोर्ट होके, और हमारे लिए मिलता है जो भी सबसे लो क्वालिटी फेंकने वाला है वो हमको बेचा जाता है लोकल मार्केट में। और उल्टा फॉरेन मार्केट से उनका एप्पल, जैसे कुछ एप्पल है, गाला बोल के एक यूएस का एप्पल है, ठीक है, एक न्यूजीलैंड वाला एप्पल है, एक फूजी बोल के एक जापान का एप्पल है, ये सब फॉरेन मार्केट से हमारे यहाँ पर आके 300 रुपया किलो में बिकता है, ठीक है, 300-250, ठीक है। और हमारा कश्मीर का एप्पल उन लोगों के मार्केट में, स्पेशली यूएस यूके के मार्केट में 1000-1500 के रुपये किलो में बिकता है, और हमको कश्मीर का सबसे लो क्वालिटी वाला मिलता है। तो मैं थोड़ा सा एप्पल स्टडी भी कर रहा था कि भाई हमें एप्पल का, शुगर और टी के साथ भी तो यही होता है। हाँ बोलो। शुगर और टी के साथ भी तो यही होता है, यूज करते हैं लो क्वालिटी का होता है, बाकी तो एक्सपोर्ट हो जाता है। हाँ समझ रहे। तो मुझे ये, अगर मैं एप्पल वाले से ना पूछता ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि भाई, मैं तो समझ गया था कि हमारा कश्मीरी एप्पल बेकार होता है और फॉरेन एप्पल ही अच्छा होता है, लेकिन फिर बाद में पता चला नहीं भाई, फॉरेन एप्पल से कश्मीर का एप्पल और अच्छा होता है, इसलिए वो लोग अपना एप्पल हमें बेचता है और हम लोग हमारा कश्मीरी एप्पल डबल से भी डबल दाम दे के वो लोग खरीदते हैं अपने देश में, और हमें अपना कश्मीरी एप्पल खाने का मौका नहीं मिलता। यही बदकिस्मती है और कुछ नहीं। ओके ये एप्पल की कहानी थी। चलो, तो चेयरमैन हैज प्राइमा फेसी मतलब प्राइमा फेसी मतलब प्राइमरी, ठीक है। ऐसे ये एंट्रेंस लेवल में, स्पेशली सीएस एंट्रेंस में एक डिक्शनरी दिया जाता है, ठीक है, सीएस स्टूडेंट्स को एंट्रेंस लेवल में, मतलब वो उनका जो लीगल रीजनिंग का एक पेपर होता है, उसके अंदर ना लॉ का डिफरेंट काइंड ऑफ जो टर्मिनोलॉजी होता है उसका लिस्ट पढ़ा जाता है। तो जिन लोग पढ़ते हो लीगल टर्मिनोलॉजी वो पढ़ा करें, और जो लोग नहीं पढ़ते मुझे बताना, मैं आप लोगों को लीगल टर्मिनोलॉजी का वो सेट जरूर शेयर करूंगा, एंट्रेंस वाला, ठीक है, जहाँ पर आपको कितना सारा लीगल टर्म जो रोमन टर्म से आया है, उर्दू टर्म से आया है, फ्रांस के टर्म से आया है, जो लॉ में यूज होता है, आपको एक लिस्ट पढ़ने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 200-250 और भी ज़्यादा होगा शायद, काउंट नहीं किया। तो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज लॉ में बहुत यूज है। मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, आप लोग सभी को पढ़ा कीजिएगा, मतलब चार्टर्ड स्टूडेंट भी पढ़े, सीएमए वाले भी पढ़े, मतलब एटलीस्ट अपना लीगल टर्मिनोलॉजी पे अपना पकड़ जरूर रखें। Okay, the chairman has prima facie authority to decide all questions which arise at a meeting and which require decision at the meeting. नाम समझ में आ रहा है? चेयरमैन का पावर, चेयरमैन का प्राइमरी ऑथोरिटी होता है सर कि क्वेश्चन करने का, मीटिंग which arise at a meeting, क्वेश्चन अराइज करने का, and which require decision at the time. In order to fulfill his duty properly, he must observe strict impartiality. ठीक है, किसी के साथ किसी की तरह का पर्शियलिटी नहीं करेगा, ठीक है, सभी मेंबर को इक्वल ट्रीट होगा। भाई तुमने ज्यादा पैसा दिया तो तुमको ज्यादा खातिरदारी, हाँ, तुमको जमाई खातिर मिलेगा। जमाई खातिर समझते हो, हम लोग बंगाली में से बोलते हैं जामाई आदर,
ठीक है, जमाई समझते कि नहीं समझते? हिंदी में भी बोलते हैं सर जमाई बाबू। हाँ, मतलब क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा खातिरदारी होगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, प्रोपोर्शनेटली सब एक इक्वलिटी पे देखा जाएगा, भाई आपने ज़्यादा दिया तो ठीक है, सभी का पैसा पैसा है। तो एक स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी के साथ चेयरमैन मीटिंग को कंट्रोल करेगा। तो समझ में आ रहा है सर? अरे बोलो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? शालिनी, अपना प्रियाक्षी, नील? यस सर। यस सर। ओके, संपत, स्नेहेश, Yes, sir. बोलो सर, समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस। शुभश्री, शुभश्री को समझ आ रहा है? ओके, Yes, sir. अच्छा, राइट टू कास्ट, कास्टिंग वोट, ये क्या होता है सर? कास्टिंग वोट, ये चेयरमैन के पास में एक ताकत होता है, अगर आर्टिकल ने ये पावर दिया तो। सर मतलब बेसिकली क्या होता है, कई बार जब बिजनेस में डिसीजन लिया जाता है तो टाई हो जाता है ना सर? हो सकता है ना किसी डिसीजन में मेंबर्स के अंदर टाई हो गया। टाई होने का मतलब समझ रहे हो ना? सपोज मोशन में, मतलब किसी कोई पर्टिकुलर मोशन में, अब मोशन के फेवर में कुछ लोग चला गया, ठीक है, कुछ लोग फेवर में हैं और कुछ लोग अगेंस्ट में हैं मोशन के, जो भी Draw हो डिसीजन गया, लिया, बराबर ड्रॉ पे। हो गया। हाँ, बेसिकली मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है, जैसे फुटबॉल में होता है ना, टाई ब्रेकर होता है, तो ऐसे ही कास्टिंग वोट इज लाइक अ टाई ब्रेकर वोट। तो टाई को ब्रेक करने का पावर चेयरमैन पे कई बार दिया जाता है, ताकि ऐसे टफ सिचुएशन से निकलने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। मतलब जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशन जब मीटिंग में हो रहा है बिजनेस में, तो कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं ना। अभी हाँ ना के चक्कर में तो बात आगे नहीं बढ़ेगा ना। तो टाई को ब्रेक करने के लिए कास्टिंग वोट देने का ताकत चेयरमैन को कई बार दिया जाता है, बट नॉट ऑलवेज। अगर आर्टिकल 7 नहीं दिया तो वो शायद नहीं होगा। द चेयरमैन हैज ए कास्टिंग वोट इन बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग ऑल्सो, बोर्ड मीटिंग में भी एज वेल एज जनरल मीटिंग में। इफ स्पेसिफिकली एम्पावर्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, अगर ये आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर ये पावर देता है तो a casting vote means that in the event of equality of vote on a particular business being transacted at the meeting, the chairman of the meeting shall have a right to cast a second vote. If there is no provision in the article for a casting vote, an ordinary resolution on which there is equality of votes is deemed to be dropped. ठीक है, अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज तब ऐसे बोलेगा कि चेयरमैन पार्शियलिटी कर दिया। लेकिन चेयरमैन भी अपना पक्ष रख सकता है, उसमें कोई मना नहीं है अगर आर्टिकल में बोला हुआ है तो दैट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। ओके, समझ में आया ना सर कास्टिंग वोट का कहानी? टाई ब्रेकर, हाँ सर? यस सर टाई ब्रेकर, एग्जम्पशन टू प्राइवेट कंपनी, क्या सर प्राइवेट कंपनी को भी मीटिंग करना होगा क्या? इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी सेक्शन 104 शैल अप्लाई unless otherwise specified in respective section of the article of the company provide। मतलब प्राइवेट कंपनी को ना एग्जेम्पशन हो जाता है ये सब कोरम वगैरह करने में कई बार, ठीक है, ये चेयरमैन का जो भी डिटेल्स है ये सब में। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 104, मतलब जो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग का जो बात चल रहा है, unless otherwise specified in respective section of the article of the company provide otherwise notified in section dated 5th June 2015 में बोला गया। This exception shall be applicable to a private company which is not committed or default is फाइलिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई प्राइवेट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करने में, रिटर्न फाइल करने में गलतियां नहीं करते हैं तो उन पे नहीं लगेगा। मतलब अगर गलती करेगा तो उनको मीटिंग करना पड़ेगा, चेयरमैन बनाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 ऑफ द एक्ट एंड रजिस्टर नोटिफिकेशन डेटेड 13 जून 2017 में बोला गया है। ठीक है सर, ये पॉइंट बहुत जगह में बोले सर। अच्छा, प्रॉक्सी, अब आ गए सर हम लोग प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी कौन? जैसे आप लोग बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में कि सर अगर स्कूल में टीचर्स नहीं आते थे, उनके जगह कोई और टीचर्स आ जाते थे, तो आप बोले सब्स्टिट्यूट, तो मैं बोला प्रॉक्सी। या फिर आपके दोस्त अगर स्कूल में नहीं आता था, आपके फ्रेंड, तो आप उनके जगह में अटेंडेंस दे देते थे। कभी किया क्या ऐसा? कभी दोस्त को बोले कि भाई मेरे जगह में अटेंडेंस दे देना? हाँ, क्योंकि वो छुप छुप के बेंच के नीचे से मुंह घुसा के, थोड़ा आसान होता है ना प्रेजेंस। कई बार टीचर देखता नहीं है ना कि किसने दिया। हाँ, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो देख देख के अटेंडेंस देता था, कुछ टीचर ऐसे होते थे ना 1 2 3 करके बोल जाता था और जिसमें आवाज नहीं आता था उसको बस मतलब एब्सेंट कर देता है। तो ऐसे केस में प्रॉक्सी अटेंडेंस देने में बड़ा मजा आता था। क्या बोलते हो?
आप लोगों ने ऐसा किया कभी? हाँ सर, क्लास अटेंडेंस दी है। किसी और का, अपना वाला नहीं? हाँ सर, किसी और का। मजा आता है सर, बड़ा मजा आता है। पकड़ जाने में, मतलब मार खाए हो वो, उसमें और ज्यादा मजा आता है। हाँ? मार नहीं खाए सर, क्लास से बाहर निकाल दिए। ये वो कुछ व्हिसल ब्लोअर होता है सर, व्हिसल ब्लोअर जानते हो? व्हिसल यस ब्लोअर सर। कुछ होते हैं, कौन होते हैं व्हिसल ब्लोअर? ये भी कंपनी लॉ का ही पार्ट है। व्हिसल ब्लोअर आगे बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। व्हिसल ब्लोअर वो होते हैं जो अंदर की बात बता देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होता है ना स्कूल कॉलेजेस में कि जिनको लगता है कि ये प्रॉक्सी देना गलत है, और वो चिल्ला के बोल देते हैं कि सर वो जो रोल नंबर 5 है ना वो नहीं आया, ये इसने उसके बदले में बदमाशी करके दे दिया। ऐसा वाला स्टूडेंट भी होता है ना स्कूल में स्पेशली। हाँ, वो बोल देता था उठ के, और फिर तब आके क्या यस। होता था, मार खाना पड़ता था। ठीक है, जैसे कंपनी लेवल में भी व्हिसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस चलता है सर। लेकिन हाँ, इन कंपनीज केस व्हिसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कंपनी अपना पैसा गलत तरीके से यूज कर रहा है, ठीक है, तो इन्वेस्टर का जो पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है ना, तो व्हिसल ब्लोअर कौन होता जो होता है ना, बेसिकली मतलब ये एक स्पेशल पावर दिया गया। कभी बात करूंगा मैं आपसे व्हिसल ब्लोअर पे एज पर कंपनीज एक्ट, कि वो लोग क्या करते हैं, उनका नाम सामने नहीं आएगा, बट वो बता देता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, और वो अपना नाम भी गुमनाम रखते हैं, और ऐसे सिस्टम कंपनीज के अंदर रखा भी गया है। और इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का करप्शन होने से रोका जा सकता है। तो दैट इज एक्चुअली, ऐसे भी ये जो प्रॉक्सी का अटेंडेंस आप लोग देते थे स्कूल में, वो भी तो करप्शन ही है। हाँ, अगर आप लीगली देखो तो गलत है ना? बदमाशी अच्छा है, बट लीगली देखो तो गलत है ना? जो आया नहीं है उसका प्रॉक्सी देना गलत बात है कि नहीं है, बोलो? अरे हाँ या ना? जो बंदा, हाँ गलत है सर, ऑब्वियसली गलत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। द सेक्शन प्रोवाइड्स फॉलोइंग लॉज रिलेटेड टू प्रॉक्सी। अब बात करते हैं सर कंपनी लॉ प्रॉक्सी के बारे में, क्या बात करते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रॉक्सी इज एन इंपॉर्टेंट राइट ऑफ ए मेंबर ऑफ द कंपनी। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, किसका? शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर बहुत बिजी हो सकते हैं, तो वो खुद नहीं आ सकता, तो किसी और को प्रॉक्सी के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स में ना बहुत सारा काम होता है, वो जरूरी नहीं कि जब भी कंपनी मीटिंग करे वो आ पाए, नॉट पॉसिबल ऑलवेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तभी शायद आएगा, अदरवाइज नहीं। The appointment of proxy is an important right of a member of the company. Subsection 1 provides that 105, हाँ 105 के अंदर बोला है, याद रखिएगा। अब बाद में ना पूछिए सर कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाते हो पढ़ाने के टाइम पे कि सर कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कोई लोग ना सारा कंपनी लॉ पढ़ा दिए, बिजनेस लॉ पढ़ा दिए, उसके बाद पूछेंगे सर कौन सा सेक्शन पढ़े। अरे भाई, आप समझते नहीं हो। जब आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, जिस जिस पॉइंट को बार बार नाम लेके बताया जाता है, वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें रॉकेट साइंस कौन सा है? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, सर ऐसे जब तो आप, सारा सेक्शन इम्पोर्टेंट है। हाँ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब है कि जब, कई बार ऐसे होते हैं कि अंदर में कुछ कुछ सेक्शन होते हैं जो सब सेक्शन क्लॉज के थ्रू से लिखा जाता है, वो आप कहीं पर अगर भूल भी जाओ तो चलेगा। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी का सेक्शन भूल जाते हो, आप चेयरमैन का सेक्शन भूल जाते हो, आप वोटिंग का सेक्शन भूल जाते हो, ठीक है, आप रजिस्टर का सेक्शन भूल जाते हो, ठीक है, तो गलती है ना, गलत बात है ना सर। तब कंपनी लॉ पढ़ने का क्या फायदा? आप समझ रहे कि नहीं? ठीक है, मतलब मेन हेडिंग का जो सेक्शन है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर बाई चांस आप कभी एग्जाम में सेक्शन लिखने में गलती करते हो तो गलत सेक्शन कभी ना लिखें। ठीक है, स्पेशली इन सीए एग्जाम, इन सीएमए केस, एज वेल एज इन सीए एग्जीक्यूटिव के केस में। ठीक है, अब क्या लिखोगे? रेलिवेंट सेक्शन, लेकिन गलत सेक्शन ना लिखें। हाँ, रेलिवेंट सेक्शन लिख देना, बट गलत सेक्शन ना लिखना, क्योंकि सेक्शन गलत लिखोगे तो नंबर काटेगा, लेकिन रेलिवेंट सेक्शन लिखोगे तो नंबर काटने से तो रुक जाएगा। हाँ, और एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आपको सेक्शन पूछ लिया तो तब अगर आपको गलत सेक्शन आता है तो फिर पूरा ही माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये बात है। Appointment of a proxy is an important right of a member of the company. Subsection 1 provides that any member of a company, जैसे मानो कि ये वाला बात किसी को याद नहीं रहा, हो सकता है,
दैट केस वो 100 सेक्शन 5 एंड रेलिवेंट सबसेक्शन बोल के लिख सकता है। सबसेक्शन 1 भूल गया, हो सकता है, तो 105 तो लिखा है ना, अब सबसेक्शन 1 भूल गया, ठीक है चलेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तब आप क्या लिखोगे, रेलिवेंट सबसेक्शन, रेलिवेंट सबसेक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Any member of a company who is entitled to attend and vote at a meeting of the company shall be entitled to appoint another person। मतलब जो मेंबर कंपनी के मीटिंग में वोट दे सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, वही मेंबर प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंट अनदर पर्सन एज ए प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। उसके बिहाफ में अटेंड भी करेगा, वोट भी देगा। लेकिन क्या हर तरह का वोट दे सकता है? सर देखो क्या कर सकता है। However, proxy shall not have the right to speak at such meeting। ध्यान से समझना सर, प्रॉक्सी अटेंड कर सकता है, वोट भी दे सकता है, बट प्रॉक्सी बोल नहीं सकता। एंड शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट एक्सेप्ट ऑन ए पोल। सिर्फ पोल वोट दे सकता है, बाकी किसी तरह का वोट नहीं दे सकता, ठीक है। ओनली पोल वोट दे सकता है, ठीक है, बट बाकी किसी भी तरह का वोट में नॉर्मल पावर उसको नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो बोल नहीं सकता, मतलब उसमें उसको गूंगा होके ही रहना पड़ेगा सर, बोबा होके ही रहना पड़ेगा। बोबा समझते हो ना, बंगाली में बोलते हैं बोबा, हिंदी में बोलते हैं गूंगा। ओके ओके। Applicability of subsection 1 unless the article of a company otherwise provided this subsection shall not apply to a company not having a share capital। जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है उसके लिए एप्लीकेबल शायद नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में आल्सो प्रेस्क्राइब ए क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज whose members shall not be entitled to appoint another person as a proxy। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि किसी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को कि जो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, वो अलग से बता सकता है। According to Rule 19 of the Companies Management and Administration Rule 2014, a member of a company registered under Section 8, Section 8 company मतलब, Section 8 company मतलब सेक्शन 8 कंपनी सर वो एनजीओ चैरिटेबल कंपनी, एंड चैरिटेबल कंपनी। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का बात चल रहा है, एनजीओ, एनपीओ, ठीक है, नॉट प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 8, ठीक है। सेक्शन 8 shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member of such company। ठीक है, ठीक है, वो अगर उस कंपनी का मेंबर नहीं है तो किसी और को प्रॉक्सी नॉर्मली अपॉइंट नहीं कर सकता। ये रूल 19 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 में बताया गया, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स चल रहा है, आप लोग पढ़ते टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ए पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी shall act on behalf of such member or member of member। मतलब कई बार वो एक प्रॉक्सी एक साथ मोर देन वन मेंबर का भी प्रॉक्सी बन के आ सकता है। मतलब तीनों मेंबर है, उन लोगों ने बोला कि भाई 3 मेंबर का एक प्रॉक्सी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखो, ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए प्रॉक्सी shall act on behalf of such member or number of members not exceeding 50। समझ में आ रहा है? मतलब एक आप क्या कर सकते हो, 50 मेंबर का एक प्रॉक्सी आ सकता है, ठीक है, मीटिंग में 50 मेंबर का एक प्रॉक्सी हो सकता है। ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए प्रॉक्सी शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर और नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50, मैक्सिमम 50, एंड होल्डिंग इन एग्रीगेट नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। मतलब एक प्रॉक्सी टोटल कंपनी के जो शेयर कैपिटल है उसका 10% से ज्यादा, मतलब शेयर कैपिटल का जो परसेंटेज जो मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल का मतलब प्रॉक्सी नहीं बन सकता, ठीक है। मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट्स, ठीक है। मतलब 10% शेयर कैपिटल मतलब 10% वोटिंग राइट्स, ऐसे समझ लो, ठीक है। कई बार मैक्सिमम केस में ऐसे ही वोट होता है। However, a member who is holding more than 10% of the total share capital of the company who is carrying voting rights may appoint a single person as a proxy। अगर किसी का कंपनी में 10% से ज्यादा वोटिंग राइट्स है, आप समझ रहे हो ना, टोटल शेयर कैपिटल का 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल है, वोटिंग राइट्स भी 10% से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में उसको वन प्रॉक्सी ही अपॉइंट करना पड़ेगा। समझ में आया सर? A member who is holding more than 10% of the total share capital of the company carrying voting rights may appoint a single person as a proxy and such shall not act as a proxy for any other person or shareholder। और वो प्रॉक्सी किसी और मेंबर का प्रॉक्सी बन के नहीं आ सकता, लेकिन 10% से कम है तो वो मैक्सिमम 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन के आ सकता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जैसे मानो कि आप लोगों में से एग्जाम्पल उठाते हैं, शिवम और एक तरफ ले लेते हैं संपद को, ठीक है। अब संपद मानो कि वो भी प्रॉक्सी का रोल कर रहा है,
हाँ सर। ठीक है, संपत प्रॉक्सी का रोल कर रहा है, बट संपत टाटा कंपनी का शेयर होल्डर का प्रॉक्सी होके जा रहा है। ठीक है, टाटा का एजीएम है, शेयर होल्डर का प्रॉक्सी बन के जा रहा है। ठीक है, टाटा के एजीएम में तो संपत ने जो प्रॉक्सी बना उसमें जो भी मेंबर्स है वो मैक्सिमम 50 है। ठीक है, मैक्सिमम 50 है और जिनका टोटल शेयर कैपिटल टाटा का जो कंपनी है उसका शेयर कैपिटल का 10% से कम ही है। तो ऐसे केस में वोटिंग परसेंटेज वाइज एंड शेयर कैपिटल वाइज 10% से बिलो है और संपत एज ए प्रॉक्सी 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन के जा सकते हैं। लेकिन शिवम ने किसी ऐसा लोगों का शेयर होल्डिंग लिया जिसका टाटा कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, 10% से ज्यादा, और वोटिंग पावर भी है। तो ऐसे केस में शिवम बस उसी का, उस पर्टिकुलर बंदे का ही प्रॉक्सी बन के जा सकते हैं और किसी और का प्रॉक्सी शिवम नहीं बन सकता। क्लियर है बात? Yes, बोलो sir. सर। If still any doubt you can ask. अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके सर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए क्या लॉ में इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया। द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग ए प्रॉक्सी मस्ट बी इन फॉर्म नंबर MGT 11। ठीक है, मतलब ये फॉर्म नंबर है MGT, मैनेजमेंट से शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है सर, MGT 11, रूल 19 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनी। देखो सर, इस तरह का कुछ सेक्शन आ सकता है जो शायद आप अगर भूल जाओ तो रेलिवेंट बता देना। ठीक है, क्योंकि ये अंदर वाली सेक्शन है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग में इसका मतलब ये नहीं कि आप याद नहीं करोगे, मैं तो बोलूंगा कि याद करो, जरूरत पड़ने का तो याद करो और अच्छा होगा आपका लॉ। लेकिन अगर बाई चांस आप भूल जाते हो तो ऐसे सेक्शंस को आप इग्नोर थोड़ा बहुत कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी मस्ट बी इन दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं बार बार बोलूंगा कि आप सेक्शन याद करते हुए ही चलना। ठीक है, बिकॉज तभी एक लॉ स्टूडेंट का पहचान होता है, एक लॉ का पहचान होता है तभी। ठीक है, जितना अच्छा सेक्शन वाइज लिखोगे उतना अच्छा मार्क्स भी कैरी करेगा, और सेक्शन गलत लिखोगे तो मार्क्स काटेगा भी। The instrument appointing proxy must be in form number MGT 11, Rule 19 subsection 3 of the Companies Management Administration Rule 2014. It needs to be in writing and signed by the appointer, जो अपॉइंट कर रहा है, और his attorney। ठीक है, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि जो अपॉइंट करते हैं बड़े बड़े कंपनीज के केस में, सपोज मानो कि टाटा कंपनी में रिलायंस का शेयर होल्डिंग, ठीक है, टाटा में रिलायंस का शेयर होल्डिंग, या फिर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन का शेयर होल्डिंग। अब क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो आएगा क्या इंडिया में, तो किसी को एज ए प्रॉक्सी भेज सकता है, या फिर किसी अटॉर्नी के थ्रू से अपॉइंट कर सकते हैं, है ना। अब रिलायंस में मुकेश अंबानी का थोड़ी ना काम होगा, मुकेश अंबानी किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देके रखा है, उसने अपॉइंट कर देगा प्रॉक्सी। बहुत सारा रोल प्ले करना होता है सर। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे रिसेंटली टाटा ने बिग बास्केट में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो बिग बास्केट के शेयर होल्डिंग में टाटा आ गया, इवन टाटा तो मेन शेयर होल्डर हो गया अभी। ठीक है, मतलब मेजोरिटी आ गया टाटा का। तो अब जो भी डिसीजन लेगा अगर उसका हिसाब से, और जो भी शेयर होल्डर है बिग बास्केट में, तो ऐसे केसेस में रतन टाटा थोड़ी ना आएंगे, या टाटा ग्रुप का चेयरमैन जो है वो थोड़ी ना आएंगे हर बात में, तो किसी ना किसी को अटॉर्नी बना देगा। ठीक है, तो वो अटॉर्नी अपॉइंट करेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी जिनके हाथ में होगा। तो ऐसे बड़े बड़े केसेस में तो ऐसे होता रहता है सर। ऐसे एक बड़ा फेमस डायलॉग याद आ रहा है वो शाहरुख खान का, क्या होता है, बड़े बड़े देशों में, अरे बोलो, बड़े बड़े देश, ऐसी छोटी छोटी बातें हाँ, होती रहती। हाँ, কিন্তু স্যার ইয়েতে বিগ বাস্কেট তো বেনিফিশিয়ারি হয়ে গেল, তাহলে কোনো বড় ডিসিশন নিতে গেলে তো মানে টাটাকেই তো নিতে হবে। अभी टाटा होल्डिंग हो गया, तो टाटा अभी होल्डिंग हो गया और बिग बास्केट उसका सब्सिडरी हो गया, क्योंकि 64% शेयर होल्डिंग हो गया टाटा का, बेच दिया बेसिकली, सिंपल बात है, बेच दिया। ठीक है, क्यों ना बेचेगा, अच्छा ही तो है, कंपनी को सरवाइव कराना मुश्किल हो जाता है कई बार, तो अगर बड़ा कंपनी का हाथ आ जाए ना, और क्या चाहिए सर, मजा आ जाए। हाँ, आप भी ऐसे कोई बिजनेस बनाओ और आपको भी अगर किसी का आशीर्वाद मिल जाए, बस आप भी बन जाओगे। टाटा का आशीर्वाद मिल जाए, रिलायंस का आशीर्वाद मिल जाए, विप्रो का आशीर्वाद मिल जाए। ठीक है, अजीम प्रेम जी, हाँ, अजीम प्रेम जी बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने तो जो भी इनकम करते हैं अपनी मैक्सिमम इनकम तो सिर्फ एजुकेशन में डोनेट कर देते हैं। जानते हो सर अजीम प्रेम जी को आप लोग? अरे यस सर। बहुत ही नेक इंसान है और एजुकेशन में बड़ा ही दिलचस्पी रखते हैं सर। साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है
और साउथ में ही ज़्यादा काम होता है इनका, ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में इतना नज़र नहीं आते, बट साउथ में ही इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ एडुकेशन में ही पूरा पैसा दे रहा है, मतलब अपने मोस्ट प्रॉब्ली 70% से भी ज़्यादा पैसा वो प्लेज कर दिया है, जो भी अर्निंग वो करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। आई होप आप लोग भी जानते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसान हैं सर। रतन टाटा भी बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी तो इतना बड़े बड़े कंपनी बनाते हैं। हम लोग कोई लोग होते हैं ना, जल जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे हरिवंश राय बच्चन जी का एक कविता है, हम पढ़ रहे थे, बोलते जल जाते हैं आपके दुश्मन आपके तरक्की देख के, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा लाइन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मतलब जो दूसरे को देख के जलता है ना बंदा, वो कभी बड़ा नहीं हो पाता सर। ये मैंने भी अपने लाइफ में जितना भी मैंने किया और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं देखा कि आप किसी से जलोगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे। जैसे कई बार एक जन से बात हो रहा था, तो तब रामदेव बाबा का पतंजलि ना मार्केट में बड़ा फेमस हो रहा था, ठीक है। 2000 मोस्ट प्रोबेबली 13-14 अराउंड उसी टाइम से पतंजलि मार्केट में आया सर, ठीक है। तो मैं एक दुकानदार को जाके बोला कि दादा पतंजलि का नूडल्स होगा, या कुछ मांगने गया था पतंजलि का, ठीक है, मतलब खरीदने के लिए। तो बोलते पतंजलि वो क्या है? बोली वो आप नहीं जानते, वो रामदेव बाबा का कंपनी है। रामदेव वो जो योगा कराते हैं, वो भंड गुरु, ऐसे करके बोला। हाँ, बोले वो भंड गुरु है कि नहीं पता नहीं, लोगों को योगा सिखाते हैं और बिजनेस भी करते हैं। बोले देखो कितना 2 नंबर कर लिया है। अरे भाई मेहनत से किया है, 2 नंबर करके कैसे करेगा? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता। आप कोई बोलेगा सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं सर, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। रामदेव बाबा पकड़ा गया था, वो बोला था कि हर चीज़ उनका आयुर्वेद है, लेकिन उन्होंने भी लोकल लोगों से खरीद के पैकेजिंग करके और पतंजलि का छप्पा लगाया था। तो ऐसे केस में भी रामदेव बाबा फंस गया। लेकिन एक चीज़ तो दाद देना पड़ेगा कि भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए, है ना, चाहे वो एक मतलब एक योगा सिखा के उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया। अब इसमें से आप पॉजिटिव कुछ सीख सकते हो, सीखो, और अगर जल के मरना है तो जल के मर जाओ। आपका क्या राय है सर? जलोगे कि कुछ सीखोगे? तो मेरा सीख क्या हिसाब रहे तो हो? मेरा हिसाब तो फिर सीखना चाहिए, ठीक है। कि मतलब एक योगा गुरु होके जिस तरह का उन्होंने पॉपुलैरिटी बनाया, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेंडशिप रखा या फिर योगा सिखा के लोगों के मन में राज किया, लोगों को लूटा नहीं लूटा, आई डोंट नो, बट एक चीज अच्छा है सर, योगा तो सिखाया। मैं पर्सनली रामदेव बाबा को ऐसा पसंद नहीं करता, बट उनका ये जो लीडरशिप है ना, इसको तो दाद देना पड़ेगा भाई, करके दिखाया उन्होंने। मतलब एक हाँ, सिंपल लोगों को अच्छा एजुकेशन दिया हेल्थ के बारे में। मानना पड़ेगा, मतलब एक कॉन्शियसनेस तो क्रिएट किया उन्होंने। मतलब आज भारत में अगर योग इतना लोगों के मन में गया है ना कि हाँ जोग, बंगाली में हम लोग बोलते हैं जोग बैम या योगा, ये जो पॉपुलैरिटी हुआ ना, वो रामदेव के कारण हुआ। चाहे आप पर्सनली, मैं भी उतना पर्सनली रामदेव बाबा को पसंद नहीं करता कि हाँ क्या करता रहता है, कैसे वो बकता रहता है, लेकिन फिर भी ये जो लीडरशिप उन्होंने दिखाया ना, और मैं पर्सनली उनको जानता भी नहीं हूँ, तो बात तो होता नहीं है ना खराब अच्छा का, तो लेकिन ये तो देखना मानना पड़ेगा सर, क्या करके दिखाया। पहले लोगों को योगा सिखाया टीवी में, फिर लोगों के घर में देश का पुराना कल्चर और आयुर्वेदिक को लाया, और फिर उसी चीज को जब लोगों ने बना नहीं पाए, उसका पैकेजिंग करके लोगों को बिजनेस कर दिया। और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनी जो जर्मन का कंपनी है, एक सोचो कभी, मैं कभी कभी सोचता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो जर्मन बेस्ड यूनिलीवर कंपनी का सब्सिडरी है, इंडिया में बिजनेस करता है, वो भी फ्रॉम 1950s ऑनवर्ड्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पैसा देंगे बट पतंजलि को पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पतंजलि इंडियन है ना। इंडियन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इंडियन खुद। अब समझ रहे हो बात मेरा? हाँ, हिंदुस्तान, अच्छा नेस्ले को पैसा देंगे। नेस्ले किसका है? मैगी, मैगी नेस्ले का बहुत सारा ब्रांड चलता है। प्रॉक्टर गैम्बल को पैसा देंगे, फॉरेन ब्रांड है सर। पेप्सी कोको कोला को पैसा देंगे, पतंजलि को नहीं देंगे। क्यों? देसी है ना, इंडियन इंडियन से जलता है। लेकिन आप बोलो अरे यूनिलीवर, वाह वाह, वो बहुत बड़ा कंपनी है। हाँ हाँ, सच में मैं भी मानता हूँ बहुत बड़ा कंपनी है, लेकिन अगर देश की कंपनी बढ़ रहा है तो फिर पत्ता कट करो ना फॉरेन लोगों का, बहुत कर लिया। हाँ, मैं तो गाँव बोलता में हूँ। सर पतंजलि ज्यादा चलता है, हाँ सर, रूरल एरिया में, उड़ीसा में। चलता है सर, चलता है सर। उड़ीसा का एक क्या है ना, शुभश्री, आपने बोला उड़ीसा का लोग ना बड़ा देसी है, समझ रहे हो सर? ये उड़ीसा का ना कल्चर है, मतलब वो ना हर अपना, घर में सर पतंजलि का हाँ, चीज आता है, हर चीज, उड़ीसा, बिस्किट से हाँ, लेके डिटर्जेंट से लेके सब यस सर, कुछ। यस सर, आई नो। उड़ीसा के लोगों के अंदर ना एक देसीपन है,
मतलब वो ना अभी भी मानता है अपने देश का जो पुराना कल्चर है, संस्कृति है। हाँ, भले ही लोग उनको सोचेगा कि सर दे आर ओल्ड फैशन, यस दे आर ओल्ड फैशन, मैं भी मानता हूँ, बट ओल्ड फैशन है, बट उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ उड़ीसा का, आप खुद उड़ीसा के हो, आई नो सोच रही, मैं खुद बोलता हूँ कि उड़ीसा का जो लाइफस्टाइल है और जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ही हाई क्वालिटी है। मतलब अगर मैं बंगाल से कंपेयर करूँ, बंगाल की ग्रामीण एरिया से कंपेयर करूँ, मैं खुद बंगाली हूँ और ग्रामीण एरिया को अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही हाई है क्वालिटी उनका। भले ही उड़िया लोग बंगाली लोगों जैसे उतना पॉपुलर नहीं हुआ है कंपेरेटिवली, बट फिर भी क्योंकि इनका जो ये देसी कल्चर है ना, आप पूरी जाओ आपको देखने को मिलेगा, भुवनेश्वर जाओ क्या क्वालिटी है सर, कटक जाओ, मैं गया सर, आप लोग तो शुभश्री को तो बहुत अच्छा पता होगा, मैं बहुत प्रभावित हूँ। इवन अगर आप साउथ इंडिया जाते हो उसी रूट में, मतलब उड़ीसा तो बीच में पड़ गया, अब जितना साउथ की तरफ जाओगे और इंडिजिनस है सर, मतलब और देसी। हाँ, इवन साउथ वाले तो इतना देसी है, तमिलियंस तो सर हिंदी में बात तक नहीं करता। हाँ, इतना देसीपन है उनका, मतलब अपने कल्चर पे इतना अभिमान है, इतना अहंकार है और इतना स्वाभिमान है, अहंकार नहीं बोलेंगे, स्वाभिमान अपने चीजों पे। हाँ, अभी भी देखना वो लोग कॉर्पोरेट में मीटिंग करने प्राउड जाते फील हैं, करते हैं। हाँ बहुत प्राउड फील करते हैं अपने कल्चर पे। कॉर्पोरेट मीटिंग करने जाते हैं लुंगी पहन के, सादा वाला लुंगी, हाँ क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो उसका क्या एक्चुअल नाम है, बट वो लोग करते हैं सर कॉर्पोरेट मीटिंग, सादा वाला लुंगी। लड़की लोग हर जगह में साड़ी पहनते हैं। हाँ, हाँ अपना अपना बॉलीवुड देखो और उधर आप तुम तमिल इंडस्ट्री या तेलुगु इंडस्ट्री का मूवी देखो, लड़की लोग साड़ी पहन के ही मूवी में मात कर देते हैं, है ना। और आप बॉलीवुड को देखो, जबरदस्ती कैसा भी कपड़ा पहना देता है और उसी को देखने के लिए लोग पागल होते हैं। क्या साउथ का मूवी बिजनेस नहीं कर रहा है? हाँ, कोई बोलेगा जैसे बंगाली फिल्म हमसे इंडस्ट्री, अच्छा ही करता है सर, और ये उल्टा हम लोग कॉपी करते हैं उनका। हाँ ये अतरंगी रे साउथ का ही कॉपी है, ये जो मूवी सारा अली खान का रिलीज हुआ। मतलब आप अल्टीमेटली एक चीज देखो, मतलब अल्टीमेटली देसी चीज ही चलेगा सर, वही है हमारे भारत के अंदर। क्योंकि ये तो सच है ना, क्योंकि आप कुछ भी, कितना भी आपको इंग्लिश सिखाया जाए, कितना भी आपको इंग्लिश कल्चर में डाल दिया जाए, बट आप करोगे वही जो आपके, मतलब जो आप माँ के पेट से सीखते हो और जो बेसिकली निकलने के बाद आपका मिट्टी आपको सिखाते हैं। तो दूसरे का चीज कॉपी करके कुछ अच्छा होता नहीं है। अगर देश का अच्छा भला कुछ होना है तो देसी चीज को ग्लोबली बनाओ, मतलब अपने देसी चीज को ग्लोबली लोगों को देखो ना। योगा आज देखो ना आप, ग्लोबली कितना पॉपुलर है योगा, बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग नहीं करते। हमारे स्कूल में एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपरली नहीं है, कल्चर के अंदर इनकलकेट नहीं है। अब यूट्यूब में देखो, यूएस का हजारों टीचर्स लोग योगा सिखा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वहां पर बन गया, हमारा चीज है लेकिन वो लोग करते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि अच्छा, मतलब वो योगा टीचर भी आजकल इंपोर्ट करना पड़ता है अच्छे वाले, ये स्थिति बन रहा है। इसीलिए साउथ इंडिया को देखो क्या बन रहा है, हाँ कंपेरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूँ तो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बातें हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, प्रॉक्सी, हाँ थोड़ा गप्पे मार लिया आप लोगों से। अच्छा, एज ए कंप्लायंस, अच्छा सीएस का बहुत बड़ा काम है सर, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। एवरी नोटिस कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ ए कंपनी, जब भी आप कंपनी का मीटिंग बुलाते हो, which has a share capital or the article of which provides for voting by proxy at the meeting, there shall appear with reasonable prominence a statement that a member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy, or where that is allowed one or more proxies to attend and vote instead of himself, and that a proxy need not be a member. ध्यान से समझना, कंप्लायंस क्या होता है सर, जो भी रूल्स रेगुलेशंस का जो कॉपी सबमिट करना होता है, एवरीथिंग जो बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। So as a compliance requirement, every notice calling a meeting of a company which has a share capital or the article of which provides by voting by proxy, proxy vote देगा at the meeting, and there shall appear with reasonable prominence a statement that a member entitled to attend and vote, मतलब जो मेंबर मीटिंग अटेंड कर सकता है, मीटिंग में वोट दे सकता है, सिर्फ वही प्रॉक्सी अपॉइंट करे, दूसरा कोई नहीं। और वेयर दैट इज अलाउड ऑन वन और मोर प्रॉक्सी, जहां पर एक या एक से ज्यादा प्रॉक्सी है, उससे भी वहां पर बताना पड़ेगा टू अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ, एंड द प्रॉक्सी नीड नॉट बी ए मेंबर, और प्रॉक्सी को मेंबर होना जरूरी नहीं है। ये 105 के सबसेक्शन 2 के अंदर कहा गया है। समझ रहे हो सर? मतलब प्रॉक्सी दे देंगे बोल के कोई भी प्रॉक्सी दे देगा ऐसा नहीं है, ठीक है, रूल के माफिक चलना पड़ेगा। ओके ओके, अच्छा, section 105 subsection 4 of the act provides that proxy received 48 hours before the meeting will be valid. proxy received मतलब proxy को जो नोटिस वगैरह मिलेगा
48 hours before the meeting will be valid even if the articles provide for a longer period. अगर आर्टिकल उससे भी ज्यादा देर तक पहले बोलते प्रॉक्सी अपॉइंट के बारे में, बट कम से कम 48 घंटे पहले अगर प्रॉक्सी अपॉइंट होता है तो वो वैलिड माना जाता है एज पर 105 सबसेक्शन 4. Rule 20 of the Companies Management and Rules 2014 is applicable to listed companies. Sir, listed company मतलब stock market listed companies. According to Rule 220 subsection 4 clause 3, the notice of the meeting shall clearly state the number that the member who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. किसका प्रॉब्लम हो गया भाई? नेम का. ओके तो क्या बात कर रहे हैं सर? रूल 20 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज, मतलब स्टॉक मार्केट लिस्टेड. अकॉर्डिंग टू रूल 20 सबसेक्शन 4 क्लॉज 3, द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल क्लियरली स्टेट दैट द मेंबर हु हैव कास्ट देयर वोट बाय रिमोट ई वोटिंग, अगर उन्होंने रिमोट ई वोटिंग दिया प्रायर टू द मीटिंग में ऑल्सो अटेंड द मीटिंग बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट अगेन. अगर आप पहले ई वोट कर चुके हो, ठीक है, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो बट दोबारा वोट देने का मौका और आपको नहीं मिलेगा. समझे? ना तो आप दे सकते हो ना ही प्रॉक्सी दे सकता है, बिकॉज आपने ई वोट कर दिया रे बाबा. हाँ सर, आप लोगों का क्या राय है कि हमारा जो नॉर्मल पॉलिटिकल वोट होता है इसको भी अगर ई वोट कर दिया जाए तो? मेरा क्वेश्चन समझ में कुछ आया आप लोगों को? हेलो, मैंने पूछा कि ये जो हमारा जो नॉर्मल पॉलिटिकल जो वोट होता है इसको अगर ई वोटिंग में ट्रांसफर कर दिया जाए तो कैसा होगा? पॉसिबल है? क्या आप लोग हो सर? किसी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है मुझे. यस सर. हाँ सर. ई वोट होने से अच्छा होगा कि नहीं? सर खर्चा बच जाएगा पुलिस का, देश फ्रॉड के. भी हो सकता है सर. हाँ फ्रॉड हो सकता है. फ्रॉड फ्रॉड हो जाएगा, साइबर क्राइम हो जाएगा बोल रहे हो? पता नहीं ज्यादा लोग दे देंगे. ज्यादा लोग दे देंगे. सर अगर थोड़ा सा ऐसे सिस्टम बनाया जाए तो शायद हो सकता है. हाँ इतना सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है आजकल, मे बी अगर किया जाए एक बार नॉर्मल किसी सिविक पोल में देखा जा सकता है करके ये ई वोट. हाँ पुलिस का खर्चा बचेगा, पॉलिटिकल हंगामा बच जाएगा. हाँ और सच में सबसे बड़ा बात है कि एकदम सही तरह का वोटिंग होगा, कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा. मेरे को एक बार ऐसा देखना है कि अगर ऐसा कभी करता है तो बड़ा मजा आएगा. Section 105 subsection 8 provides that every member entitled to vote at a meeting of the company or any resolution to be moved thereat shall be entitled during the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting to inspect the proxies lodged at any time during the business hours of the company, provided not less than 3 days notice in writing of the intention shown to inspect in given to the company. समझ रहे सर? 105 subsection 8 क्या कहता है? एवरी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग ऑफ द कंपनी, जो वोट दे सकते हैं, और एनी रिजोल्यूशन टू बी मूव देयर एट शैल बी एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 24 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, मतलब मीटिंग चालू होने से 24 घंटे पहले, एंड एंडिंग विद द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग टू इंस्पेक्ट प्रॉक्सी, वो प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट कर सकता है. Inspect proxies lodged at any time during the business hours of the company, provided not less than 3 days notice in writing of the intention so that inspect is given to the company. मतलब कंपनी को इसका नोटिस 3 दिन पहले कम से कम बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा जरूरत पड़े तो 24 घंटे पहले प्रॉक्सी लॉन्च कर सकता है. ठीक है, 105(8) ये वाला बात बताते हैं. अगर ऐसा नहीं होता है तो पेनल्टी लग जाएगा. Penalty in default. If default is made in complying with subsection 2, every officer of the company who is in default shall be liable to penalty for 5,000 rupees. जिससे भी गलती होगा वो 5,000 का उस पर पेनल्टी लगेगा. If for the purpose of any meeting of a company, invitation to appoint as a proxy a person or one of a member of a person specified in the invitation are issued at the company's expenses to any member entitled to have a notice of the meeting sent to him and to vote thereat by proxy, every officer of the company who knowingly issue the invitation as aforesaid or willfully authorizes or permits their issue shall be punishable with fine which may extend to 1 lakh rupees. सर क्या कहना चाहता है? हाँ क्या कहना चाहता है? ध्यान से समझे. If for the purpose of any meeting of a company, invitation to appoint as a proxy
a person, one or more number of persons specified in the invitations are issued at the company's expenses. अगर वो कंपनी के एक्सपेंस में ऐसे कर देते हैं to any member, ठीक है, to have a notice of the meeting sent to him and to vote thereat by proxy, every officer, जो भी कंपनीज के एक्सपेंस में ऐसा कुछ करेगा, ठीक है, तो उसको पनिश हो सकता है सर। मतलब वो बेसिकली अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पनिशेबल हो सकता है वो ऑफिसर जो भी कंपनी के एक्सपेंस में प्रॉक्सी को अपॉइंट करेगा किसी मेंबर के बिहाफ में। आप समझ रहे हो ना, वो पैसा खाने वाला बात हो गया, तो 1 लाख रुपीज तक फाइन एक्सटेंड हो सकता है। फॉर रिफ्यूजिंग द इंस्पेक्शन टू मेंबर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर इंस्पेक्शन टू मेंबर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस अवर द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, अगर मेंबर्स का किसी पॉइंट को रिफ्यूज करता है, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन अप टू 10,000 एंड वेयर द कॉन्ट्रीवेंशन इज ए कंटिन्यूइंग वन। जितना देर तक उसका मतलब बेसिकली मेंबर्स का जो भी इंस्पेक्शन होगा, जो भी इंस्पेक्शन वो करेगा, अगर उसमें कोई बाधा डालते हैं तो जितना देरी करेगा 1000 पर डे का डिफॉल्टिंग चार्जेस और लिया जाएगा। किस पे? जो भी कंपनी में ऑफिसर्स लेवल में काम करेगा। एंड ऑफेंसेस अंडर द सेक्शन आर कंपाउंडेबल, मतलब जो भी ऑफेंसेस होगा वो कंपाउंडेबल ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 441 ऑफ द एक्ट। तो ये है प्रॉक्सी रिलेटेड मैटर पे अगर कुछ भी गलतियां होता है तो उसका पेनल्टी, जिसमें फाइन का एरिया आपको समझ में आया कि नहीं? बोलो सर। नॉर्मली अगर प्रॉक्सी में कोई भी गड़बड़ करता है तो 5,000 का फाइन, अगर कंपनी के पैसे से एक्सपेंस में कोई नोटिस किसी को भेजता है, ठीक है, वोट डायरेक्ट बाई प्रॉक्सी अगर देता है तो उस पर 1 लाख तक का ऑफिसर्स को फाइन हो सकता है। और अगर किसी भी तरह का बिजनेस इंस्पेक्शंस में मेंबर्स को रोक टोक करता है कोई ऑफिसर्स इन कंपनी, उसको 10,000 का फाइन और 1,000 पर डे, जितना देरी होगा गलती सुधारने में, पर डे का 1,000 रुपया फाइन चार्ज कर सकता है। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 441 ऑफ द एक्ट के थ्रू से। ठीक है सर, बोलो प्रॉक्सी समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। सर अब धीरे धीरे हम लोग देखो, वोट के बारे में तो बात चल ही रहा था और वोट सामने आ ही गया। ये कौन सा वोट है? कंपनी वाला वोट, जिसके बारे में सेक्शन 106 से लेके 109 का सेक्शन अंदर इसके बारे में बात करता है। द वोट कास्ट बाय द शेयर होल्डर प्लेस डिसिसिव रोल इन द बिजनेस प्रपोज्ड। जो भी बिजनेस प्रपोजल होता है मीटिंग में, उसमें वोट का बहुत बड़ा अहमियत होता है सर जनरल मीटिंग में। इक्विटी शेयर होल्डर हैज द राइट टू वोट। इक्विटी वाले तो कंपनी का सबसे बड़े शेयर होल्डर होते हैं ना सर, इनको ट्रू ओनर बोला जाता है, जो कंपनी के दुख में भी हैं, जो कंपनी के सुख में भी है। हाँ सर। और किस तरह का होता है सर? प्रेफरेंस वाले होते हैं, जो कंपनी के सिर्फ सुख में है, दुख में नहीं है सर। ठीक है, वो ऐसे ही शर्त के साथ कंपनी के साथ आते हैं। इसीलिए सुख जब कंपनी का चलता है ना तो उनको ज्यादा फायदा नहीं होता, बस जितना बोला गया था उतना फायदा प्रेफरेंस वाले करते हैं। ठीक है, लेकिन इक्विटी वाले सुख दुख में हमेशा होते हैं, तो ज्यादा फायदे में ज्यादा फायदा भी मिलता है और ज्यादा दुख में ज्यादा लॉस भी हो सकता है। एंड इक्विटी शेयर होल्डर मतलब ये जो नॉर्मल लोग, हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग सब क्या बनते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर वाले। हैज द राइट टू वोट फॉर एवरी मोशन। हर मोशन का वोट देने का अधिकार है। हाउएवर एज पर सेक्शन 47 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड, मैं बोल रहा था ना प्रेफरेंस के बारे में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली फॉर रेजोल्यूशन पर्टेनिंग टू हिज राइट्स। अगर कहीं पर प्रेफरेंस वाले का राइट का बात आए तो उस मैटर पे वोट देने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होता है। जिनको प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर का डिफरेंस में समझ नहीं आ रहा है, उनको मैं फिर से बोलूंगा, इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस हम लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के अंदर पढ़े हैं, पर फिर भी एक बार आपको फिर से याद दिलाता हूं। इक्विटी शेयर मतलब जो कंपनी का ट्रू ओनर होता है, और प्रेफरेंस मतलब जो आप लोग अकाउंट में भी करते हो, ये लोग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देते हैं। से फॉर एग्जांपल 14% रेट में ही कंपनी से प्रॉफिट का पार्ट लेगा। सपोज किसी ने कंपनी को 1 लाख रुपया शेयर दिया, मतलब पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि भाई कंपनी 14% हमें दे दे। 1 लाख का 14% मतलब 14,000 के हिसाब से वो कंपनी उसको वापस करेगा। सर अगर कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट होता है तो क्या इसको ज्यादा मिलेगा? नहीं सर, ज्यादा तो कभी नहीं मिलेगा। सर कंपनी अगर लॉस करता है तो लॉस करने से भी नहीं देगा, क्योंकि कंपनी का डिविडेंड की बात है। लेकिन जब कंपनी फिर से प्रॉफिट करेगा तो सबसे पहला हक प्रेफरेंस को होगा, ना कि इक्विटी को। लेकिन अगर कंपनी 50%, 30%, 40% प्रॉफिट करता है तो इक्विटी वाले को ही उसका पूरा का पूरा क्रेडिट मिलता है, और जो भी प्रॉफिट का भी बेनिफिट होता है वो इक्विटी वाले को ही मिलता है। तो नॉर्मल जो वोटिंग पावर है वो इक्विटी के हाथ में ही है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या वोट दे सकता है? यस, दे कैन वोट, बट ओनली इन द केस जहां पर टू हिज राइट, मतलब प्रेफरेंस वाले राइट में वो वोट दे सकता है। The Companies Act provides for various modes through which shareholders can cast his vote.
कंपनीज एक्ट 2013 बहुत सारा मोड लाया सर वोट देने के लिए, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड सेक्शन 107, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेक्शन 108, वोटिंग बाय डिमांड ऑफ पोल सेक्शन 109 एंड वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट सेक्शन 110। ठीक है, तो इतना सारा सेक्शन में इतना तरीके के वोट के बारे में कंपनीज एक्ट 2013 आपके सामने बात करता है। ठीक है, ये देखो सर, ठीक है, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स इट्स वेरी पॉपुलर वोटिंग टेक्निक। आजकल इलेक्ट्रिकल वोट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रू से होगा। वोटिंग बाय पोल, इस तरह का पोल होता है ना, जैसे आप लोगों केबीसी में देखे होंगे, है ना, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे कितना प्रतिशत लोग जा रहे हैं, ऐसे वोटिंग बाय पोल होता है। वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, ये भी बड़ा ही पुराना सिस्टम है, बट पोस्टल बैलेट अभी भी कंपनी लेवल में होता है। समझ में आ रहा है सर? बोलो। Yes, sir. The right to vote Yes, is a sir. personal right of a shareholder. वोट देने का अधिकार शेयरहोल्डर का पर्सनल राइट है, and he may use it as he likes it. He may split its vote for and against the resolution. वो चाहे तो रिजोल्यूशंस के फेवर में भी जा सकते हैं, फॉर में भी जा सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं कि कुछ प्रतिशत में 40% फेवर में, अगर एक वोट का परसेंटेज है, सपोज मानो परसेंटेज 40% का परसेंटेज है आपका, तो आप 20% फेवर में दे सकते हो और 20% अगेंस्ट में भी दे सकते हो, या फिर आप 30% फेवर में दे सकते हो, 10% अगेंस्ट में दे सकते हो। यू कैन स्प्लिट इट्स वोट फॉर एंड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। ठीक है, तो डिपेंड करते हैं आपके पास कितना वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट सेक्शन 106 बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स में। द सेक्शन ओवररूल्स द होल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी may provide that no member shall exercise any voting right in respect of any shares registered in his name on which any amount is due from him on calls। अगर किसी भी शेयर होल्डर का कोई पैसा कंपनी पे कॉल मनी बाकी है, से फॉर एग्जांपल कंपनी का फेस वैल्यू है से फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, अब 10 रुपीज का फेस वैल्यू में मानो 2 रुपीज एप्लीकेशन में लिया, ये तो आप लोग बचपन में किए हो ना सर, अरे एप्लीकेशन में 2 रुपीज 3 रुपीज इन अलॉटमेंट एंड बाकी 5 रुपीज इन फाइनल कॉल, ऐसे होता है कि नहीं होता? Yes, sir. है ना, तो एग्जैक्टली सपोज यू पेड एप्लीकेशन मनी, यू पेड अलॉटमेंट मनी ऑल्सो, बट स्टिल योर फाइनल कॉल का 5 रुपीज बाकी है, तो अगर आपका कुछ भी पैसा पेंडिंग है ना, तो आपका वोटिंग राइट छीन सकता है सर। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ पर रिलायंस के एजीएम में दिख रहा था स्टार्टिंग से, रिलायंस ने एनुअल जनरल मीटिंग है, पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल के लिए बोल रहा था, 3 मई 2021 को एजीएम बुलाया था और बोल रहा है कि पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 314.25 इंक्लूडिंग प्रीमियम 311। ठीक है, तो इस तरह का वो कॉल करेगा, जो भी शेयर होल्डर का पैसा कंपनी को पेंडिंग है वो जरूर कॉल करेगा। और अगर आपका पैसा पेंडिंग रहेगा ना कंपनी में, आपका जो भी शेयर का जो पैसा है अगर पेंडिंग रहेगा, तो आपके वोटिंग राइट्स में ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा, है ना, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। तो वही बात 106 करता है सर। ठीक है, द सेक्शन ओवररूल्स द होल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रोवाइड्स दैट article of association of a company may provides that no member shall exercise any voting rights in respect of any shares registered in his name on his any amount is due from him on calls or any other sums payable to the company or is regard which the company has exercised the right of lien। lien मतलब रोक लगा देना, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगा देना। सेक्शन 106 of subsection 2 also suggests that a company shall not prohibit any member from exercising his voting right on any other ground except the ground mentioned one। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट को छोड़ के किसी और ग्राउंड में किसी का वोट का अधिकार कोई कंपनी नहीं छीन सकता। On a poll taken on at a meeting of a company, a member entitled to more than one vote or his proxy were allowed, or other person entitled to vote for him, as the case may be, need not, if he votes, use all his votes are cast in the same way all the vote he uses. Also, such member can't sign a requisition for an extraordinary general meeting। ठीक है, मतलब वो EGM के लिए नहीं बात कर सकते। सच मेंबर कांट साइन अ रिक्विजिशन, मतलब रिक्विजिशंस में वो ये नहीं डाल सकते कि ईजीएम बुलाओ। क्या बात कर रहे हैं? ऑन ए पोल टेकन एट अ मीटिंग ऑफ ए कंपनी अ मेंबर एंटाइटल्ड टू मोर देन वन वोट, ठीक है, और हिज प्रॉक्सी, मतलब या तो मेंबर या फिर प्रॉक्सी जिसका एक से ज्यादा वोट है पर अलाउड, और अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू वोट फॉर हिम, या फिर कोई और उसके जगह में वोट दे सकता है, एज द केस में बी, नीड नॉट इफ ही वोट्स यूज ऑल हिज वोट और कास्ट इन द सेम वे ऑल द वोट ही यूजेस। सेम वे में वो वोट को यूज कर सकता है, जो सबसेक्शन 3 ऑफ दी वोटिंग राइट्स बताते हैं। बट ऐसे केसेस में सच मेंबर कांट साइन रिक्विजिशंस फॉर ए ईजीएम। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा लगाया गया।
कि अगर आप अपना वोट प्रॉक्सी के थ्रू से एक से ज़्यादा वोट दे सकते हो तो आपको रिक्विजिशंस में वोट देने का या एक रिक्विजिशन मीटिंग बुलाने का पावर नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करने से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। चलो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा ये वोट का खेल क्या है। मज़ा आएगा सर। लास्ट 2 एग्जाम्पल करेंगे और आज का क्लास कंक्लूड करेंगे। ध्यान से देखना। वोट रिलेटेड क्वेश्चंस। What happens in a case of a voting by joint shareholders? अगर किसी पर्टिकुलर शेयर्स में जॉइंट शेयर होल्डिंग है, जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट होता है ना, तो जॉइंट शेयर होल्डिंग भी होता है। इसके बारे में मैंने आपको इसी चैप्टर के अंदर बात कर रहे थे। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन अ केस ऑफ वोटिंग बाय जॉइंट शेयर होल्डर्स? तो जॉइंट शेयर होल्डर्स के केस में सीनियरिटी चेक किया जाता है, मतलब किसका नाम कंपनी के पेपर में पहले आया है वो सीनियर माना जाएगा। सपोज दैट मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर आर जॉइंट शेयर होल्डर्स ऑफ गोल प्राइवेट लिमिटेड एंड दे होल्ड 500 shares of the company. Regarding a particular special business being transacted at the extraordinary general meeting of the company, now Mr. Iyer, मतलब मियाँ समझते हो ना, मतलब मिस्टर, ठीक है, is in the favor of the decision, लेकिन बीबी जो है that is Mrs. Iyer is against the resolution. मतलब मियाँ एक तरफ हो गया, बीबी एक तरफ हो गया। I hope you understand sir, Mr. Iyer and Mrs. Iyer. शेयर होल्डिंग ज्वाइंटली है इन लोगों का, बट मीटिंग में जो डिसीजन हो रहा है स्पेशल बिजनेस का, उन पे मिस्टर अय्यर फेवर में है बट मिसेस अय्यर अगेंस्ट में है। डिसाइड हाउ शुड दे वोट बी कास्टेड इन केस ऑफ दिस सिचुएशन? ऐसे केसेस में इनका वोट कास्टिंग कैसे होगा, क्योंकि इनका शेयर तो सेम है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, इंटरेस्टिंग केस है ना मिस्टर अय्यर मिसेस अय्यर का। अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ। किसी का भी अब मुझे आवाज नहीं आ रहा। आप लोग है कि नहीं क्लास में? बोलो। यस सर। यस सर। बस आप लोगों का ये इसमें सुनने के लिए मेरा कान पक जाते हैं। जॉइंट शेयर होल्डर मस्ट कंकर द वोटिंग अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड्स टू द कॉन्ट्ररी। जॉइंट शेयर होल्डर्स अपना वोट को दे सकता है अनलेस प्रोवाइड्स द आर्टिकल, अगर कुछ उल्टा ना बोलता है तो। ठीक है, द वोटिंग इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर इज डन इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी which is determined on the basis of the order in which their names appear in the register of the members of the shareholders. The joint shareholders have a right to instruct the company as to the order in which their names are to be appear in the register. जिसका नाम पहले होगा उसका वोट पहले आएगा। ठीक है, बाकी अगर आर्टिकल किसी हिसाब से कुछ बोलता है, अगर आर्टिकल में कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो उस हिसाब से भी हो सकता है, बट नॉर्मली जिसका नाम पहले उसका वोट पहले काउंट किया जाएगा, सीनियरिटी चेक किया जाएगा। ठीक है, ये बात कंपनीज लॉ आपको बताते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल है सर, कंसिडर ए सिचुएशन वेयर डायरेक्टर्स आर आल्सो द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। सर अगर कंपनी का डायरेक्टर ही कंपनी का शेयर होल्डर बने तो क्या होगा? सर डायरेक्टर्स हु आर आल्सो द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी स्टैंड इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। मतलब एक्चुअली फिड्यूशियरी क्या होता है ना, कि कंपनी अपने डायरेक्टर पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप बन जाते हैं कंपनी के साथ डायरेक्टर का। ठीक है, शेयर होल्डर्स का भी। तो ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप को फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोलते हैं, मतलब किसी पे ट्रस्ट है किसी पे बेनिफिट है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में डायरेक्टर का जो वोटिंग है, directors who are also shareholder of the company stand in a fiduciary relationship with the company in their capacity as directors. However, a director should vote as a common shareholders would vote in a general meeting and need not be influenced by the fact of his being a director. मतलब मैं डायरेक्टर हूं तो मैं कुछ मैनिपुलेट कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, उनका वोट भी काउंट होगा मीटिंग में। समझ में आ रहा है सर? जॉइंट शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स अगर शेयर होल्डर्स है तो क्या होगा? क्लियर हो रहा है ना ये सब बातें? अच्छा। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, ये वोटिंग का और भी कुछ पॉइंट्स रह गया जो मैं नेक्स्ट दिन आपको बताऊंगा। वोटिंग थ्रू शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में बड़ा लंबा डिस्कशन है सर। ठीक है, कि क्या क्या बताया गया है कंपनी लॉ में, कि अगर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स होगा तो क्या होगा, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसका थोड़ा लंबा डिस्कशन है। उसके बाद हम लोग डिमांड फॉर पोल वाला में बात करेंगे। ठीक है, और फिर जाके हम लोग पोस्टल बैलेट में भी बात करेंगे 110 पे, तब जाके वोट कंप्लीट होगा। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर कुछ इस तरह का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स इन मीटिंग ऑफ कंपनीज। ठीक है, जैसे अगर कोई किसी कंपनी में किसी गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर है तो उनका क्या खेल है, 112। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड क्रेडिटर्स, ये भी एक स्पेशल एरिया है। रेजोल्यूशन जब पास किया जाता है तब क्या होता है, अभी चर्चा रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये सब। ठीक है,
उसके बाद एजीएम ईजीएम उसका भी है, मिनट्स के बारे में बात करना है, ठीक है। अभी चर्चा जारी रहेगा सर, ठीक है। फिर मीटिंग के बारे में बात होगा, ये जनरल मीटिंग क्या है, एजीएम क्या है, ईजीएम क्या है, कब बुला सकते हैं, एजीएम का क्या रूल्स है, ईजीएम का क्या रूल्स है, तब सब कुछ बात करेंगे सर धीरे धीरे। अब ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके सर, इतना ही है आज। क्लियर हुआ आप लोगों को? नील, प्रियाक्षी, श्रवणनीता, यस सर। संपद, शालिनी, शुभश्री। है सर। ओके सर, ओके ठीक है। नोट्स तो आप लोगों के पास है ही, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ, आप लोग घर में इसको ज़रूर पढ़ा करें सर, ठीक है। एग्जाम्पल ज़रूर देखें, जो मैंने पढ़ा है वो भी देखें, और देखना नोट्स के नीचे क्वेश्चन भी हैं उसको भी ज़रूर गो थ्रू करें, और फिर अपने अपने इंस्टीट्यूट के मैथ को भी फॉलो करें, ठीक है। स्पेशली फॉर इंटर एंड एग्जीक्यूटिव वाले, अगर किसी का एंट्रेंस वाला एग्जाम है उनको बस एंट्रेंस रिलेटेड मैथ फॉलो करने से ही होगा, ठीक है सर। आज इतना ही है, फिर टाटा, गुड नाइट सब सबको। है सर। है सर। टाटा। আরে এই কালকে স্যার 4টা পাঠাননি স্যার, ওই যে 4 চপ লিখেছিস? জিএসটি লিখেছিস? না স্যার